before you study chapter number before you study chapter number 9, you should be aware about the demand equation and the Slutsky equation. ठीक है, स्लट्सकी इक्वेशन क्या कहती है? सो दिस इज द स्लट्सकी इक्वेशन. वो कहती है कि अगर मैं प्राइसेस चेंज करता हूँ तो मेरा डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. वो डिपेंड करता है आपके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के ऊपर कि x1s कितने से चेंज हो रहा है, और m अगर मैं इनकम चेंज करता हूँ तो क्या चेंज होता है. तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके प्राइसेस भी चेंज करते हैं और इसकी हम इनकम भी चेंज करते हैं. रिमेंबर दिस वाज x1 व्हेन प्राइसेस चेंज एंड इनकम चेंज, and this was basically when you say that your x1 when your prices change but your income is the same. So this is how we try to see कि हम decompose कैसे करते हैं. and we saw these diagrams, both all of us saw these diagrams कि ये कैसे हो रहा है. ये वाला आपका ओरिजिनल पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट है और ये आपका तीसरा पॉइंट है. ठीक है, नॉर्मल कमोडिटी के केस में. तो ये फंडामेंटल के बिना यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड चैप्टर नंबर 9. सो अगर किसी ने चैप्टर नंबर 8 की तीनों वीडियोस नहीं देखी हुई हैं, सो पहले तो क्लास 1 एंड क्लास 2 है, और उसके बाद यू हैव क्लास जो चैप्टर नंबर 9 की क्लास 1 है, उसका स्टार्टिंग के अंदर आई हैव डिस्कस्ड दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल, लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 8. तो प्री रिक्विजिट फॉर चैप्टर नंबर 9 इज चैप्टर नंबर 8 एंड वो आपको अच्छे से आना चाहिए. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी तक हमारी अजम्पशन क्या थी, हमने कहा था यार एक इनकम जो है हमारे पास गिवन है, हमने इनकम गिवन लेके चल रहा था. बट यूजुअली इनकम जो होती है वो गिवन नहीं होती है. इनकम आप कमाते भी हो और कई बार आपके एंडाउमेंट पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है खर्च करने के लिए. दिस इज बेसिकली मनी दैट यू वांट टू स्पेंड, बट द मनी दैट यू वांट टू स्पेंड इज यूजुअली ऑल्सो फंक्शन ऑफ कि आप अमीर घर में पैदा हुए हो कि गरीब घर में पैदा हुए. तो अब हम इसके ऊपर चले जाते हैं चैप्टर नंबर 9 में और बाइंग एंड सेलिंग में आते हैं, और हम कहते हैं कि सपोज यू आर बॉर्न विद ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2. गुड्स वही हैं. से इफ दिस इज एप्पल्स एंड इफ दिस इज ऑरेंजेस and we have a two commodity world, this is also apples and this is oranges. ठीक है, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस इज कि ये आप पैदा हुए हो इसके साथ में और ये आप कंज्यूम करना चाहते हो. जिस चीज़ के साथ आप पैदा हुए ज़रूरी नहीं वही लेवल आप रहना चाहते हो. तो लेट्स थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल, से मुकेश अंबानी के बच्चे ज़रूरी नहीं सेम लेवल पे रहना चाहते हैं. हो सकता है वो अपना बिजनेस आगे ले जाएं, हो सकता है बिजनेस नीचे भी ले जाएं. तो डिपेंड्स हाउ दे आर प्राइम टू डू देयर वर्क. तो आप उनको एक एंडाउमेंट मिली है, बट उनकी कोई किसी चीज़ की कुछ डिमांड हो सकती है, किसी चीज़ की कुछ डिमांड हो सकती है. सो वी से what we conclude is that everyone is born with an endowment point like this, and equally there can be an endowment point like this as well. ठीक है, एंडाउमेंट पॉइंट्स आर हाउ आर दे डिफाइंड. ये जो डिफाइंड है ये इस तरीके से डिफाइंड है कि ये आपका पॉइंट है ओमेगा 1 और ये आपका ओमेगा 2, और इसमें इस केस के अंदर ये आपका ओमेगा 1 और ये आपका ओमेगा 2. इस चीज़ के साथ आप बॉर्न हो. अब क्योंकि वो प्राइसेस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपका ये वाला बंडल तो अफोर्डेबल होना ही होना चाहिए. P1 P2 आपके प्राइसेस हैं. सो बेसिकली व्हाट यू द इनकम दैट यू हैव इन योर लाइफ, the income that you have in your life is nothing but P1 into omega 1 plus P2 into omega 2, या W1 W2 उसको बोल सकते हो. यहाँ से आप जिसके साथ बॉर्न हुए उसको आप बेचते हो और उससे आपके पास इनकम आती है. बट जो आपके पास इनकम आई है उससे अब ज़रूरी नहीं कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 ही कंज्यूम करना चाहते हो. आप अपनी प्रेफरेंसेस देखते हो, आपको लगता है कि मुझे x1 ज़्यादा चाहिए, x2 ज़्यादा चाहिए, आप वो देखते हो. एंड देन व्हाट यू डिसाइड इज, सपोज ये बंदा डिसाइड करता है कि ये यहाँ पर कंज्यूम करना चाहता है, इसका IC जो है वो इस तरीके से है. ठीक है, दिस इज़ हाउ ही वॉन्ट्स टू कंज्यूम. If this is how he wants to consume, then this is the amount of x1 that he wants and this is the amount of x2 what he wants. तो जो आपकी फाइनल कंजम्पशन पॉइंट है x1 x2 उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डिमांड, कि आप इतना चाहते हो. इस केस में अगर आपका x1 x2 यहाँ पर अलाई कर रहा है तो this is what you want. You have x1 here and you have x2 here and this is and this is your indifference का. ठीक है, इस केस में ये x1 x2 है. Now in case 1
what has happened is that you are, यहाँ पर आप ज़्यादा डिमांड कर रहे हो x1 को जो आपके पास नहीं था, तो you have a net demand of x1 which is x1 minus w1. ठीक है, you have a net demand of x1, और I can also say that इस केस में w1 minus x1 जो है वो नेगेटिव है. I can say in this way as well कि w1 minus x1 is negative, and which basically means that you are a buyer of this particular commodity. आप खरीदना चाहते हो मार्केट से, and इस केस में w2 minus x2 is positive. जो आपके पास आप उससे कम कंज्यूम करना चाह रहे हो, you are a net seller of this commodity, and you have your w1 w2 minus x2 is positive. तो ये एक केस है जहां पर आप x1 में x1 के आप नेट बायर हो, एंड x2 के आप नेट सेलर हो. एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस w1 minus x1 will be your net supply, net demand, and w2 minus x2 is equal to your net supply. ठीक है, सेम चीज आप इसके साथ कर सकते हो. इस केस के अंदर w1 minus x1 is positive, w1 ज़्यादा और x1 आप कम कंज्यूम करना है, तो you are a net supplier. So this is w1 minus x1 is your net demand, the net supply इस केस के अंदर, and w2 minus x2 is your net demand. So this is how we are primed. This is what we had studied. Then इसके बाद हमने कहा कि यार कि चलो अगर हम कहते हैं कि प्राइसेस चेंज हो जाते हैं तो क्या होता है. अगर आपके प्राइसेस चेंज हो गए या फिर आपके एंडाउमेंट कम हो गई, मैंने कहा कि अगर आपको मैं अमीर घर से गरीब घर पे डाल दूं और गरीब घर से अमीर घर में डाल दूं तो क्या होगा, तो आपकी यूटिलिटी 100% चेंज होगी. मैं दो केसेस हमने बात करी. हमने एक बात करी कि मैं इधर था और फिर इधर आ गया, इधर था और इधर आ गया. दिस इज माई w1 w2, दिस इज माई w1 डैश w2 डैश. तो जब मैं w1 w2 पे था और जब मैं पीछे वाले इस पे आ गया, तो ये वाला पॉइंट वाज स्ट्रिक्टली प्रेफर टू ऑल दीज पॉइंट्स बिलो. ये वाला पॉइंट वाज प्रेफर टू ऑल दीज पॉइंट्स बिलो. व्हाई? बिकॉज रिवील प्रेफरेंस क्या कहती है, when w1 w2 was chosen, was there, this was already affordable, you did not choose this, so that means this was preferred. तो आपकी यूटिलिटी 100% कम हुई है. और अगर आपका ये ऐसे बाहर चला जाता है, if it goes out, then in this case your utility will definitely increase, because you can always trade and exchange. और आप इस पॉइंट पे आ सकते हो जहाँ पर आपको दोनों कमोडिटीज़ में से एक कमोडिटी तो सेम लेवल पे मिल रही है, दूसरी कमोडिटी ज़्यादा मिल रही है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन शो दैट अगर आप एंडाउमेंट किसी को कम ले लो या एंडाउमेंट किसी को ज़्यादा दे दो तो कुछ फ़ायदा होगा और कुछ नुकसान ज़रूर होगा अगर ऐसा चेंज करते हो. ठीक है, सो वी डिड ऑल ऑफ दिस. नेट डिमांड, ग्रॉस डिमांड की हमने पूरी बात करी. हमने बजट कंस्ट्रेंट के बारे में बात करी. वी सेट दिस अप. देन we had shown this diagram, नेट डिमांड नेट सप्लाई का, एंड चेंजिंग ऑफ एंडाउमेंट्स के बारे में हमने बात करी पूरी. ठीक है, कि बजट लाइन कैसे मूव कर रही है. देन वी गॉट इनटू प्राइस चेंजेस. ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि ये प्राइस चेंज के अंदर क्या क्या केसेस एग्जिस्ट करते हैं जो आपसे बार बार पूछे जा सकते हैं. ठीक है, अब एक है कि मैं कह रहा हूँ कि आपकी प्राइस जो है कम हो रही है, एक होती है, एक हो सकता है आप कह सकते हो कि आपकी प्राइस जो है बढ़ रही है. एक में आप पहले नेट सेलर हो, एक के अंदर आप पहले नेट बायर हो. तो ऐसे कई कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं. आपको वो सारे कॉम्प्लिकेशंस दिमाग में ध्यान रख के चलने हैं. ठीक है, और क्या होगा उसका इम्पैक्ट वो करना है. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी रीडिंग के अंदर हमने कहा कि आप जो है अब ये वाली सिचुएशन देखो. इस वाली सिचुएशन में क्या है, इस वाली सिचुएशन में ओरिजिनल आपकी ये है. ठीक है, ये आपकी एंडाउमेंट है. सॉरी, दिस इज योर एंडाउमेंट पॉइंट. ठीक है, और आपका ओरिजिनल कंजम्पशन जो है वो आपका बंडल है ये वाला. दैट मीन्स आप इसमें नेट बायर किस कमोडिटी के और नेट सेलर किस कमोडिटी हो. कैन समवन टेल मी. देखो व्हाट आई एम सेइंग इज
आपने इस तरीके से एक डायग्राम बनाया और डायग्राम बना के फिर आपको अपने आप ही सोचना है उसको, उसके बारे में, ठीक है। दिस इज योर एंडाउमेंट पॉइंट एंड दिस इज योर कंजम्पशन पॉइंट। नाउ टेल मी किस कमोडिटी के अंदर क्या है, सोच के देखो। ये आपकी X1 कमोडिटी है और ये आपकी X2 कमोडिटी है। ये आपका एंडाउमेंट पॉइंट है, दिस इज योर एंडाउमेंट पॉइंट, W1 W2 एंड दिस इज योर X1 X2। बताओ, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द सिचुएशन इन दिस केस अभी तक? Come on guys. सर गुड 1 के लिए सेलर है और गुड 2 के लिए बायर। गुड 1 के लिए आप सेलर हो और गुड 2 के लिए बायर हो। एब्सोल्युटली। देखो, जितने से आप पैदा हुए हो जो लेके, और जो आप कंज्यूम करना चाह रहे हो वो तो कम करना चाह रहे हो, तो यू आर गोइंग टू बी सेलर ऑफ गुड 1 एंड बायर ऑफ गुड 2। तो सबसे पहले ऐसी चीज़ें अपने पास, बाय द वे, जब आपको अगर गुड 1 का बायर बनाना है ना, तो आप क्या करोगे, तो आप इस W को यहाँ ले जाओगे और इस X को यहाँ ले जाओगे। ध्यान रखना कि बायर और सेलर बनाते कैसे हैं, ये आपको पहली बात तो पता होनी चाहिए। एंडाउमेंट पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ और इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ तो वो उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि बायर और सेलर बनाते कैसे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देन just a second guys. So now if this is the situation guys, now what we say is, suppose आपकी जो prices हैं वो, जैसे इस केस में था, suppose मैं कहता हूँ कि आपके जो prices हैं वो क्या हुआ, आपके prices जो है कम हो गए, decrease in price of good 1। तो जो चीज़ आप बेच रहे हो, सोच के देखो, जो चीज़ आप बेच रहे हो उसके प्राइसेस कम हो जाए तो क्या होगा, तो और X1 आप बेच रहे हो, तो आपकी जो कर्व है ये वाली, ये इस तरीके से शिफ्ट करेगी कि ये यहाँ से निकलती हुई जाएगी, ठीक है। ये इसलिए होगा क्योंकि X1 सस्ता हो गया, तो आप X1 और ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो, बट X2 उतना नहीं अफोर्ड कर सकते, रिलेटिवली ज़्यादा हो गया। तो अब वेयर विल यू लैंड अप? अब ध्यान से देखो कि ये इस पॉइंट से तो गुजरेगा ही गुजरेगा, इस पॉइंट से इसलिए गुजरेगा चाहे नए प्राइसेस हो या ओल्ड प्राइसेस हो। एंडाउमेंट पॉइंट तो एंडाउमेंट पॉइंट है जिससे आप पैदा हुए हो, सिर्फ प्राइसेस तो चेंज हुए हैं। प्राइस ऑफ 1 हैज़ फॉलन एंड यू आर स्टिल एट द एंडाउमेंट पॉइंट W1 W2, तो वो तो नए वाले प्राइसेस जो हैं, एंड P2 जो है ये स्टिल हैज़ टू पास थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। सो ये आपकी एक नई बजट लाइन आ गई। अब ये जो नई बजट लाइन आएगी इसके अंदर द क्वेश्चन इज वेदर द कंज्यूमर, तो यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि इनिशियल सिचुएशन क्या है। देखो, इनिशियल सिचुएशन इज कंज्यूमर जो है इज X1 का नेट सेलर, ठीक है। अभी सिर्फ X1 के बारे में बात करते हैं कि X1 का नेट सेलर है, ठीक है, और प्राइसेस चेंज हो गए हैं। अब उसके बाद न्यू सिचुएशन के अंदर व्हाट इज द केस, न्यू सिचुएशन के अंदर विल ही बी नेट सेलर और विल ही बी नेट बायर। अगर ही इज नेट सेलर, तो नेट सेलर के लिए तो इस W1 से लेफ्ट में ही रहना पड़ेगा। दैट मीन्स उसको इस पोर्शन ऑफ बजट लाइन में रहना पड़ेगा, इस वाले पोर्शन ऑफ बजट लाइन में, तभी वो नेट सेलर बन पाएगा, ठीक है। और अगर वो इस पोर्शन ऑफ बजट लाइन में रहेगा तो ऑल दीज पॉइंट्स वर, अब रिवील्ड प्रेफरेंस देखते हैं, ऑल दीज पॉइंट्स वर अवेलेबल व्हेन X1 X2 was chosen, when initial situation में when X1 X2 was chosen, all these points on this line was available. That means it was revealed, they were revealed preferred to all these points. But अब आप finally अगर कोई point ऐसा choose करते हो
तो उस केस में यू आर चूजिंग अ पॉइंट दैट यू हैड अर्लियर रिजेक्टेड, तो आपकी यूटिलिटी 100% जो है वो आपकी अब कम हुई है. दिस इज वॉट वी हैव टू शो इन दिस केस. ठीक है. सो अब आप अपने यहाँ पर आप अपना वो बना सकते हो कि आपकी यूटिलिटी जो होगी, अगर आप नेट सेलर रहते हो तो यूटिलिटी जो है 100% गिरेगी. एंड यू हैव टू केयरफुली ड्रॉ द डायग्राम इन सच अ वे कि आपका एक आईसी जो है आपका इस तरीके से जाएगा, ये आपका एक आईसी है, और दूसरा आईसी नॉन इंटरसेक्टिंग तरीके से इस तरीके से जाएगा. ठीक है. अब द ऑल्टरनेटिव सिचुएशन इज कि सपोज मैं कहता हूं कि वो इस पॉइंट के बजाय अब मैं कहता हूं कि वो नेट बायर बनना चाहता है. अगर वो नेट बायर बनना चाहता है, इफ ही वांट्स टू बिकम अ नेट बायर, देन उसका जो कर्व होगा, उसका जो पॉइंट होगा वो इस वाले लाइन पे आएगा, इस वाले लाइन पे आएगा, क्योंकि यहाँ पर ही x1 जो होगा वो ज़्यादा होगा W1 से. और इस सिचुएशन में वी कैन नॉट से वेदर ही विल गेन और वी विल लूज. सो इस सिचुएशन में यूटिलिटी तो आपकी कम होगी, बट इस सिचुएशन में आपकी यूटिलिटी जो होगी वो बढ़ भी सकती है और आपकी यूटिलिटी कम भी हो सकती है. सो वी डोंट नो. ठीक है. तो ये आपको सिचुएशन 100% ऐसे एग्जाम्पल्स आपके पास पता होने चाहिए. आप इसका ऑपोजिट केस भी कर सकते हो. आप इनिशियली क्या कर सकते हो, मैं आपको मल्टीपल केसेस बता रहा हूँ. आप इनिशियली कैसे कर सकते हो कि मैं इनिशियली यहाँ पर हूँ, इस पॉइंट पे हूँ, और मेरा जो फाइनल पॉइंट है वो ये है. अब मेरा प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गया है मेरी कमोडिटी का. अगर इंक्रीज़ हो गया आपकी कमोडिटी का तो आप यहाँ से यहाँ आ गए हो. ठीक है. अब नाउ यू कैन अगेन से कि आप नेट बायर हो, नेट सेलर हो. तो ये वाला केस आप डिस्कस सकते हो. दिस वाज द केस जब आप इनिशियली जो है योर दिस इज योर W1 W2 एंड दिस इज योर X1 X2. यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आप कंज्यूमर वॉज नेट सेलर, यहाँ पर कंज्यूमर इज नेट बायर ऑफ द कमोडिटी एंड द प्राइसेस ऑफ X1 हैज इंक्रीज. जब वो कमोडिटी खरीद रहा है उसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं. एंड इफ ही स्टिल इज अ नेट बायर ऑफ द कमोडिटी देन ही हैज़ टू बी ऑन दिस लाइन. अगर वो इस लाइन पे रहता है तो उसकी जो यूटिलिटी है वो 100% गिरेगी. अगर वो नेट सेलर बन जाता है तो वो यहाँ की बजाय यहाँ पर आ जाएगा, इस वाले पोर्शन पे आ जाएगा, एंड ही बिकम्स अ नेट सेलर ऑफ द कमोडिटी, and therefore his utility can increase or his utility can decrease. Are all these cases clear? इसके multiple cases बन सकते हैं. क्या ये सारे cases आपको clear हैं guys? समझ में आया कि नहीं आया? Then तो this was the revision of का हमने क्या किया था पिछली क्लास के अंदर. ठीक है. ये हमने पूरा किया, हमने ये सारी बात कही, ये सारे केसेस देखे. इस केस के अंदर क्या हुआ है, देखो ये वाला केस और देख लो. ये वाला केस क्या दिखा रखा है, ये वाला एंडाउमेंट यहाँ है, ओरिजिनल चॉइस यहाँ है. नेट सेलर हो आप, नेट बायर हो कमोडिटी के, और जो आप कमोडिटी खरीद रहे हो उसका प्राइस जो हो जाता है वो कम हो जाता है. तो आप, ये आपकी ओरिजिनल बजट लाइन है, और आप यहाँ से यहाँ पर हो, ये आप जो है दिखा रहा है कि आप इनिशियली जो है नेट बायर हो कमोडिटी के, और जिस कमोडिटी को खरीदना चाह रहे हो उसका प्राइस सस्ता हो गया तो आप ऐसे यहाँ से यहाँ पहुँच गए. अब पॉइंट इज सिंपल कि अगर आप नेट बायर रहना चाहते हो तो आप यू मस्ट कंज्यूम हेयर, इस वाले पोर्शन के अंदर. और अगर आप बायर से सेलर बन जाओगे तो सेलर के केस में तो आपकी यूटिलिटी 100% गिरने वाली है, बट बायर के केस में वी कैन नॉट एक्चुअली डिटरमिन. ठीक है. सो this is what we have.
so you can read this now. अब आ जाते हैं हम ऑफर कर्व एंड डिमांड कर्व के ऊपर कि ऑफर कर्व एंड डिमांड कर्व क्या कह रहा है इस केस के अंदर, एंड उसके बाद फिर ऑफर कर्व डिमांड कर्व के बाद हम स्लट्स की इक्वेशन को वापस देखेंगे कि स्लट्स की इक्वेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं इस बार, क्योंकि एक एंडाउमेंट का इफेक्ट आ रहा है, और फिर हम देखेंगे द केस ऑफ लेबर सप्लाई। ठीक है ना। ऑफर कर्व क्या था? ऑफर कर्व था कि अगर आप प्राइस चेंज करते हो तो क्वांटिटी डिमांडेड कैसे चेंज हो रही है। इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम योर डायग्राम्स, अगर हम कहते थे कि ये मेरा ओरिजिनल वो है और मैं अगर प्राइस चेंज करता रहता हूँ तो मैं पहले ये कंज्यूम कर रहा हूँ, फिर ये कंज्यूम कर रहा हूँ, फिर ये कर रहा हूँ, फिर ये कर रहा हूँ, तो ये जो लाइन है जो बनती हुई जा रही है जब मेरे प्राइसेस कम हो रहे हैं, सो दिस इज़ बेसिकली प्राइस एंड दिस इज़ x1। तो जैसे जैसे मेरे प्राइसेस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, मेरा x1 जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। दिस वाज गिविंग मी PCC। ठीक है, प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है, ऑफर कर्व मुझे इस तरीके से मिल रहा था। दिस वी हैड ऑल्सो डन इन चैप्टर नंबर 6 आई गेस। सो तो 6 भी आपका प्री रिक्विजिट है। समवन हैड आस्क्ड मी कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आपको। आई वुड से दैट आप 6 से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने पहले के नहीं पढ़े तो आप बाद में भी पढ़ लो, बट फॉर द एग्ज़ाम यू कैन डायरेक्टली, अगर आपका फंडामेंटल थोड़ा बहुत ठीक सा बैठा हुआ है तो आप 6 और 8 और फिर उसके बाद 9 कर लो, अगर आपका फंडामेंटल ठीक है। क्योंकि 2, 3, 4 जो है, 2, 3, 4, 5 जो है वो फंडामेंटल, वो बेसिक बता रहा है। एक्चुअली 5 से शुरू कर सकते हो, 5, 6, 8, 9 से कर सकते हो, ये आप पहले कर लो। 2, 3, 4 में जनरल चीज़ें हैं जो हमने पहले भी डिस्कस करी कि बजट लाइन क्या है, चॉइस क्या है, कैसी प्रेफरेंसेस होती हैं। तो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स जो अब आपको पता होनी चाहिए। देन अब ऑफ़र कर्व के बारे में बात करते हैं कि ऑफ़र कर्व क्या है और ऑफ़र कर्व किस तरीके से इन केसेस के अंदर जब आपके पास एंडाउमेंट है तो कैसे होता है। नाउ ऑफर कर्व्स बेसिकली टेल यू, प्राइस ऑफर कर्व क्या कहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ गुड दैट मे बी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर एंड इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड किस तरीके से चेंज कर रही है वो बता रहा है। नाउ ऑफर कर्व जो है वो हमारे कंज्यूमर के लिए ऑफर कर्व किस तरीके से है ना। द ऑफर कर्व हमेशा आपका एंडाउमेंट से पास करेगा। पहली बात तो एंडाउमेंट से इसलिए पास करेगा क्योंकि आपके पास सबसे पहले चीज़ ही वही है ऑफर करने के लिए, जो आप जिस चीज़ के साथ आप पैदा हुए हो। एंड एट सम प्राइसेस द एंडाउमेंट विल बी ऑप्टिमल। हो सकता है ऐसे प्राइसेस हो आप चाहो कि नहीं यार, ना तो मुझे x1 और चाहिए ना मुझे y1 और चाहिए, जितना मैं जिस चीज़ के साथ पैदा हुई हूँ मुझे वही कंज्यूम करना है। बट वी हैव सीन दैट एट सम प्राइसेस, हमने देखा ना कि जैसे प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, जैसे प्राइसेस चेंज हो रहे थे, हमने देखा कि आप नेट सेलर भी बन सकते हो, नेट बायर भी बन सकते हो, कुछ भी हो सकता है। दूसरा केस भी हो सकता है कि आप इस सिचुएशन में और ऐसे हो जाए तो आप नेट सेलर हो या नेट बायर हो। यू कैन ऑलवेज शिफ्ट फ्रॉम व्हाट योर ओरिजिनल पोजीशन इज टू बिकम अ नेट सेलर, नेट बायर एज द प्राइसेस चेंजेस। तो बेसिकली हम यही बात कर रहे हैं कि अगर प्राइस चेंज करता है तो आप क्या कर रहे हो। देखो पहले डायग्राम देखना, ये हमारा इनिशियल प्राइसेस हैं, ये हमारे इनिशियल प्राइसेस हैं। ठीक है, अब इनिशियल प्राइसेस के ऊपर आपका जो आपका बंडल है, एंडाउमेंट बंडल है, वो ये है, और उसके साथ में आपका ये इसी पॉइंट से आपका एक ऑफर कर्व निकल रहा है। ये क्या बता रहा है कि बॉस अगर मेरे प्राइसेस ऐसे हो जाते हैं, अगर मेरे प्राइसेस चेंज हो जाते हैं तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखना, any point to the left of this shows that these are those prices। अगर आप prices को किसी तरीके से चेंज करो तो मैं अपना जो ऑफर कर्व है वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे है। इससे इसका मतलब कि मैं इस कमोडिटी का मैं क्या बनने वाला हूँ, इस कमोडिटी का मैं नेट सेलर बनने वाला हूँ। These are those prices, these are all set of those prices जहाँ पर मैं नेट सेलर बन जाऊँगा। ध्यान से देखना फिर से क्या बोल रहा हूँ मैं, कि ये आपका एंडाउमेंट ऑफ गुड 1 है, इसी को यहाँ पर ये दोनों कमोडिटीज़ के साथ में ये एक ही कमोडिटी के साथ में ये आपका एंडाउमेंट है। ठीक है, जो W1 ये सेम आ रहा है, ये सेम W1 है। अब आपके अगर प्राइसेस बढ़ते हैं, हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपका प्राइस ऑफ P1 अगर आपका बढ़ता रहता है तो आप क्या करोगे, तो आप अपनी कमोडिटी को कहोगे कि यार मुझे नहीं कंज्यूम करनी ये कमोडिटी,
मैं इसको बेच देता हूँ और बेच के पैसे कमा लेता हूँ, ठीक है। तो जब आप बेचोगे और पैसे कमाओगे तो क्या होगा कि आपका x1 या ऐसा हो गया, फिर उसके बाद आप x1 ऐसा ले जाओगे, फिर उसके बाद x1 आप ऐसा ले जाओगे। जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता रहेगा आप कहोगे कि यार छोड़, क्या करना है, जितना मेरे पास है वो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसको बेच के बाकी सारी चीज़ें कंज्यूम करता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट दिस पोर्शन ऑफ ऑफर कर्व जो है वो ये वाली चीज़ दिखा रहा है कि जैसे जैसे प्राइस जो है कमोडिटी 1 का बढ़ रहा है वैसे वैसे आप उसको और बेचना चाह रहे हो और बाकी कमोडिटीज़ बेच के ख़रीदना चाह रहे हो। और अगर प्राइस ऑफ x1 जो है वो फॉल करता है, अगर प्राइस ऑफ x1 फॉल करता है तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि मैं ज़्यादा कंज्यूम करूँगा, मैं ज़्यादा कंज्यूम करूँगा, मैं और भी ज़्यादा कंज्यूम करूँगा, ठीक है, मैं और भी ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करूँगा क्योंकि प्राइस मेरा ज़्यादा है, तो मैं प्राइस मेरा कम है तो मैं जो मेरे पास कमोडिटी पड़ी है उसी को और कंज्यूम कर लेता हूँ। तो आप यू विल डिमांड मोर। तो ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के साथ में बेसिकली मैच करता है। तो ये बेसिकली आपको दिखा रहा है, ये जो है ये ऑफर कर्व आपको दिखा रहा है कि जब प्राइसेस, यही तो ऑफर कर्व बताता है कि जब प्राइसेस चेंज करते हैं तो हाउ डज माई डिमांड लुक लाइक। दो कमोडिटी के बीच के अंदर ऑफर कर्व इस तरीके से, और अगर सिंगल कमोडिटी स्पेस में चले जाओगे तो ऑफर कर्व बेसिकली आपको डिमांड कर्व ऑफ गुड वन बता रहा है। इस केस में अपर प्राइसेस पे नेट डिमांड जो है वो नेगेटिव है, और इस केस में नेट डिमांड जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। इस केस में नेट डिमांड जो है वो ज़ीरो है। जितना आप जिस चीज़ के साथ आप पैदा हुए उसी चीज़ के साथ आप उससे ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना चाह रहे, उससे कम भी कंज्यूम नहीं कर रहे। तो इन वाले केसेस के अंदर जब प्राइसेस इससे कम है, जब यह P1 से ज़्यादा आपके प्राइसेस है तो आप नेट सेलर हो, और इसमें आप नेट बायर हो, जो प्राइसेस इससे P1 स्टार से कम है। तो देयर विल बी सेट ऑफ प्राइसेस फॉर विच यू विल बी नेट बायर, देयर विल बी सेट ऑफ प्राइसेस फॉर विच यू विल बी नेट सेलर। तो ये आपको ऑफर कर्व और ये बता रहा है। तो देखो ये क्या बता रहा है, अब इसी चीज़ को इसने कहा है कि नेट डिमांड कितनी है, ठीक है। नेट डिमांड कितनी है, नेट डिमांड ऑफ गुड वन इज डी P1 P2, क्योंकि P1 P2 पे डिपेंड करेगा नेट डिमांड कितनी है, आप ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हो कि या कम कंज्यूम करना चाहते हो। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू डिमांड, ग्रॉस डिमांड एंड एंडाउमेंट। तो बेसिकली कितना आपका डिमांड है, नेट आपका ग्रॉस डिमांड क्या है और आपका एंडाउमेंट कितना है, ठीक है। व्हेन द डिफरेंस इज पॉजिटिव दैट मीन्स आपका डिमांड जो है वो है, जब आपका क्या कहते हैं, व्हेन यू से कि अगर ये चीज़ पॉजिटिव है दैट मीन्स x1 अगर ज़्यादा कंज्यूम करते हो W1 से तो वो पॉजिटिव हो गया, तो नेट डिमांड हो गया कमोडिटी का, अदरवाइज इट्स ज़ीरो। सो दिस इज़ नेट डिमांड। एंड सप्लाई क्या है, तो इस वाले पोर्शन के अंदर यू कैन सी, इस वाले पोर्शन के अंदर ऑल दिस पोर्शन, इस वाले पोर्शन के अंदर आपका डिमांड जो है D1 P1 P2 is basically x1 minus x1 P1 P2 जिस प्राइसेस पे माइनस W1, ये पॉजिटिव है, ये वाले पोर्शन के अंदर पॉजिटिव है। अदरवाइज अगर इसमें नहीं है, अगर नहीं है नेट डिमांड इसके अंदर नहीं है तो वो अदरवाइज इट्स ज़ीरो, क्योंकि आप या तो यहाँ पर तो वो सप्लायर बन जाता है ना, इस केस में तो वो सप्लायर बन जाता है। तो यही बता रहा है कि इफ द कंज्यूमर व्हेन द डिफरेंस इज पॉजिटिव, ध्यान रखना, व्हेन द डिफरेंस इज पॉजिटिव दैट इज द कंज्यूमर वांट्स मोर ऑफ द गुड देन ही और शी हैज़, देन ये आपकी नेट डिमांड हो जाएगी कमोडिटी की। और नेट सप्लाई कब होगी, नेट सप्लाई होगी जब आपके प्राइसेस इस रेंज के अंदर होंगे, फॉर दिस रेंज ऑफ प्राइसेस, P1 स्टार से ज़्यादा वाले प्राइसेस, और P1 स्टार से ज़्यादा मतलब कि P1 बाय P2 इस तरीके से है कि फॉर दोज सेट ऑफ प्राइसेस फॉर विच W1 माइनस x1 इज़ पॉजिटिव, W1 माइनस x1 इज़ पॉजिटिव, ये वाला पोर्शन जो आपका पॉजिटिव हो गया, तो इस केस में आप सप्लायर हो जाओगे इस पर्टिकुलर कमोडिटी के। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव ग्रॉस डिमांड कर्व। लास्ट चीज़ इसके अंदर ये है
ग्रॉस डिमांड कर्व इज ऑलवेज नेगेटिव। आपकी ये डिमांड कर्व जो है, ये ग्रॉस डिमांड कर्व जो आ रही है कमोडिटी की, इज ऑलवेज नेगेटिव। बट जो नेट डिमांड है वो पॉजिटिव हो सकती है या वो या फिर वो नेगेटिव भी हो सकती है। सो ग्रॉस डिमांड आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखो ये आपकी ग्रॉस डिमांड कर्व है P1 और X1 के साथ में, कि आपका W1 ये रहा, और आप इस पोर्शन में ध्यान से देखना इस डायग्राम को, जब आपका जब आपके प्राइसेस इस P1 स्टार से कम है तो क्या होगा, तो आप इतना कंज्यूम करोगे, इतना कंज्यूम करोगे, या तो इतना कंज्यूम करोगे। तो दैट मीन्स इससे नीचे वाले पोर्शन में, इस प्राइस के नीचे वाले पोर्शन में, दिस इज द डिमांड, नेट डिमांड कर्व। ठीक है, नेट डिमांड क्यों है, क्योंकि इस पॉइंट पे तो आपका नेट डिमांड जीरो है, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं ना कि कितना आप डिमांड करते हो। दिस इज नेट डिमांड इज X1 माइनस W1। सपोज ये प्राइस रहता है, ये प्राइस रहता है, तो इस प्राइस पे से दिस इज P1 डैश, P1 डैश पे क्या है, X1 डैश, X1 आपकी नेट डिमांड कितनी है, नेट डिमांड इज X1 डैश माइनस W1, इतना आपने डिमांड किया ना, एंड इसको आप यहाँ ले जाओ तो ये आपका पॉइंट आ गया X1 डैश का। ठीक है, आपके पास इतना ऑलरेडी था और आपने इतना और डिमांड कर लिया, सो दिस इज योर नेट डिमांड X1 डैश माइनस W1 डैश। ठीक है ना, माइनस W1। और अगर आपके प्राइसेस ना सी दिस, अगर अब आपके प्राइसेस जो है, मान लो मैं कहता हूँ कि इस P1 स्टार से ऊपर हो जाता है, से दिस इज योर P1 dash. If this is my P1 dash, then this is how much I want, X1। इस केस में आपका नेट डिमांड नहीं है, आपका नेट सप्लाई है। तो इसी कर्व को जो ये वाला पोर्शन ऑफ द कर्व है, इसी को आपने फ्लिप कर दिया और इसको सप्लाई के टर्म्स में दिखा दिया, और दिखा दिया कि इस प्राइस पे आप इतना X1 जो है वो बेचना चाह रहे हो, इतना W1 आपके पास पड़ा है, इतना एक्स्ट्रा, ये जो सेम डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस इतना आप बेचना चाह रहे हो। सो ग्रॉस डिमांड कर्व जो है वो आपकी हमेशा नेगेटिव रहेगी, बट जो नेट डिमांड हो सकती है, वो नेट डिमांड जो हो सकती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकती है, और नेट सप्लाई जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगी। दिस इज व्हाट इज देयर इन दिस। ठीक है, पहले तो ये समझ में आया कि नहीं आया। सो नाउ लेट्स गो टू आवर इनकम इफेक्ट एंड आवर स्लट्सकी इक्वेशन। अब स्लट्सकी इक्वेशन को कैसे रिवाइज करते हैं, देखो स्लट्सकी इक्वेशन क्या कह रही थी मुझे, स्लट्सकी इक्वेशन कह रही थी चेंज इन X1 इज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइसेस, which is because of change in substitution effect minus change in X1M upon change in M into X1. This was my income effect, this was my substitution effect। ठीक है, ये मेरा substitution effect है income। तो हम दो चीज़ें क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि यार सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्यों होता है। हम कहते हैं कि यार अगर किसी चीज़ का प्राइस, ना लेट्स रिवाइज, हमने क्या बोला था, हमने कहा था यार किसी चीज़ का अगर प्राइस कम हो रहा है, ठीक है, अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, तो उसकी वजह से उसके पास जो खर्चा करने के पैसे हैं वो ज़्यादा बच रहे हैं। ठीक है, हमने ये बात करी थी ना कि प्राइस एक बार कम हो जाएगा तो आप सेम कमोडिटी जो है वो अब कम प्राइसेस पे खरीद सकते हो, जितना पहले कंज्यूम कर रहे थे उतना अभी भी कंज्यूम करो, बट फिर भी आपके पास पैसे बच जाएंगे। जो आपके मेट्रो के 200 रुपये बच रहे थे, द एग्जाम्पल दैट आई हैड गिवन यू, तो आप अगर वो 200 रुपये ले लो इंसान से वापस, तो आप कितना कंज्यूम करोगे X1 का। सो दिस पॉइंट वॉज बेसिकली व्हेन यू से व्हाट विल बी द चेंज इन डिमांड, व्हाट विल बी चेंज इन डिमांड when I keep the purchasing power constant।
परचेजिंग पावर कांस्टेंट कैसे कर रहा था मैं उससे जितना भी प्राइस था, जितना भी प्राइस चेंज की वजह से उसको मॉनेटरी फ़ायदा हुआ था, मैं उससे वापस ले रहा था। कितना वापस ले रहा था? किसी को याद है कितना वापस ले रहा था? एग्जाम आ रहा है गाइस। व्हाट वाज द चेंज इन एम? किसी को याद है डेल्टा एम कितना? एम डैश माइनस एम एम डैश माइनस एम, वो कितना था चेंज इन एम? डेल्टा पी वन डेल्टा पी वन इंटू एक्स वन। प्राइस कितने से चेंज हुआ? इंटू एक्स वन। ये मैं उससे वापस ले लेता था, तो माई एम डैश यूज टू बी एम माइनस डेल्टा एम। अगर आपको याद हो तो हमने जो एग्जाम्पल किया था वो 120 था और ये 16 रुपये आ रहा था हमारा, ये जो चेंज इन एम 16 रुपये आया था, तो हमने उसको कहा था, या 14 रुपये आया था, तो हमने कहा था कि 106 रुपये उसको नए थे। सो दिस वॉज x1 एट द रेट चेंज इन प्राइसेस, जब प्राइसेस भी चेंज हो गए और इनकम भी चेंज हो गई। ठीक है, सो दिस वॉज दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट था ये। ठीक है, सो इफ दिस इज x1, दिस इज x1 एट p1 कॉमा m, दिस वॉज x1 जब आपका ये p1 डैश है और m डैश है, and this minus this was substitution effect. This minus this was basically my substitution effect. And जो फाइनल पॉइंट था, मैंने उसको क्या कहा, मैंने कहा यार तुझे इनकम तेरी वापस कर देता हूँ और नए प्राइसेस पे रखता हूँ। दिस वॉज x1 p1 डैश m। अब यहाँ पर what I did was I have changed prices, changed in prices and original income. If I give the income back, then कितना चेंज हो रहा है, तो वो हम चीज़ देखना चाह रहे थे। तो दिस इज व्हाट वी हैड सीन इन दी ओरिजिनल स्लट्स की इक्वेशन। ओरिजिनल स्लट्स की इक्वेशन के अंदर क्या था कि ये वाला पोर्शन जो था, अगर नॉर्मल कमोडिटी है तो दिस इज पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव, x1 तो पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव जो है नेगेटिव साथ मिलके ये नेगेटिव हो जाता था, ये लेफ्ट, ये वाला साइड, ये वाला पूरा साइड नेगेटिव हो जाता था। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, और ये जो है ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो दिस इफेक्ट, द लॉ ऑफ डिमांड इज ऑलवेज नेगेटिव। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप दिख रहा था। ये हमने पहली बात करी थी। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड हमने कहा कि इंफीरियर गुड, दो दिन अस्पताल में रह के आया, मेरा लैपटॉप फिर वापस दिक्कत दे रहा है। चलो, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो चीज़ है मेरी इंफीरियर गुड है। इंफीरियर गुड के अंदर हमने क्या बात करी थी? इंफीरियर गुड के अंदर ये जो चीज़ है, ये चीज़ नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो अब इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, ये पूरा साइन जो है, साइन ऑफ इनकम इफेक्टिव पॉजिटिव, साइन ध्यान रखना, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव नहीं है, साइन ऑफ इनकम इफेक्ट विद दिस नेगेटिव साइन इज पॉजिटिव, एंड ये नेगेटिव है। तो अब नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर ये नेगेटिव ओवर पावर कर जाता है इस ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को ओवर पावर कर जाता है, तो क्या होता है? कमन गर्ल्स, अगर ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को ओवर पावर कर जाता है तो देन व्हाट डू वी गेट? अरे बच्चों, क्या होगा, क्या मिलेगा? अरे गिफिन गुड गाइस, गिफिन गुड। ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, अपने ओरिजिनल पॉइंट के लेफ्ट में आ जाएगा, तो गिफिन गुड, और इन दोनों के बीच में रहेगा तो इन्फीरियर गुड। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये डायग्राम्स आपको अब रटे होने चाहिए, सपने से उठा के भी हो तो आपके दिमाग में गिफिन गुड इन्फीरियर गुड आने चाहिए, क्योंकि ये डायग्राम्स बनेंगे ही बनेंगे और एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। मैं बार बार आपको ये इसीलिए रिवाइज़ करा रहा हूँ। ठीक है, अब इस केस में ये मैंने क्यों कराया, क्योंकि अब इस केस में क्या हो रहा है,
इस केस के अंदर इनकम इफेक्ट जो है दो रीजंस की वजह से चेंज हो रही है. तो यू हैव चेंज इन प्राइस, चेंज इन x1 बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस. अभी भी चेंज हो रहा है, अभी भी P1 चेंज होता है तो कुछ ना कुछ x1 के अंदर चेंज आ रहा है. आप नेट डिमांड कर रहे हो, नेट सप्लाई कर रहे हो, आपको अभी तो यही नहीं पता नेट डिमांड कितनी हो रही है, नेट सप्लाई कितनी हो रही है, कहाँ पर आप एंड में कहाँ कंज्यूम कर रहे हो. तो दिस इज चेंज इन x1 एस चेंज इन P. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो अभी भी वही है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अभी भी नेगेटिव है. माइनस अभी भी वही की सिचुएशन है कि इनकम इफेक्ट हो रही है विच इज चेंज इन x1 m अपॉन चेंज इन m इंटू x1. देखिए इनकम इफेक्ट भी है अभी भी, प्लस साथ में एक नई चीज़ आ रही है. देखो इनकम दो चीज़, किसी चीज़ का प्राइस अगर कम हो रहा है तो उसका दो इम्पैक्ट हो रहे हैं. एक तो इम्पैक्ट हो रहा है कि आपके पास ज़्यादा पैसे बच रहे हैं सामान खरीदने के लिए, बट आपको ये भी तो देखना है कि उसकी वजह से एंडाउमेंट पे भी इम्पैक्ट होता है. एंडाउमेंट इफेक्ट भी तो है. सो आई कैन से दैट प्राइस change in price has two income effects. इसका इनकम इफेक्ट दो पार्ट में है. एक जो ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट है जो हमने बात करी, चेंज इन x1 m अपॉन चेंज इन m, और दूसरा है एंडाउमेंट का इनकम इफेक्ट. क्योंकि अगर प्राइसेस चेंज हो गए हैं तो आपके प्राइसेस चेंज होने की वजह से आप जिस चीज़ के साथ पैदा हुए हो वो आपकी चीज़ आपके पास या तो ज़्यादा पैसे आ गए हैं या आपके पास कम पैसे आ गए हैं. तो बेसिकली डोंट यू थिंक इसकी वजह से आपकी इनकम चेंज हो रही है. ये पॉइंट समझ में आया? क्योंकि रिमेंबर इनकम क्या थी, इनकम वॉज P1 W1 प्लस P2 W2. अगर प्राइसेस चेंज होंगे तो डोंट यू थिंक इनकम भी चेंज हो रही है, उसका भी इम्पैक्ट आएगा. ये चीज समझ में आई? यस नो गाइस? यस सर. ठीक है. नाउ कम्स द पॉइंट कि इसको हम कैसे देखते हैं, इस इनकम इफेक्ट को हम कैसे देखते हैं. देखो, so we had talked about substitution, total change in demand into substitution effect and income effect. But now the purchasing power has two reasons to change when price changes. The first is involved, for example, when price falls, you can buy as much as the good that you were consuming before and you have some money left extra. जो आपका 200 रुपये हमने मेट्रो के केस में बात करी थी, we call this as ordinary income effect. But the second effect is new, which is when the price of good changes, it also changes the value of your endowment, जिस चीज़ से आप पैदा हुए हो, and thus changes your money income. For example, if you are a net seller of a commodity and the price falls, देखो net seller हो, net seller कैसे बनाओगे अपने आप को? net seller बनाओगे अगर आप यहाँ पर हो, if you are at this point, yes ma'am, taking class, I'm just taking class only ma'am, class ही ले रहा हूँ मैं. हाँ, so what we have is यहाँ पर this is your W1 W2, ठीक है, this is your W1 W2 and you are saying that you are a net supplier of the good. तो that means X1 X2 जो होना चाहिए वो यहाँ पर आना चाहिए, जो आपको फाइनल कमोडिटी का है, तभी आपका X1 यहाँ पर आएगा और ये W1 होगा. तो आप नेट सेलर हो गए इस कमोडिटी के. एंड वी आर सेइंग दैट द प्राइस इज रिड्यूस, तो प्राइस रिड्यूस हो गया जो कमोडिटी है, तो आप यहाँ पर आ गए. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव. सी फॉर एग्जाम्पल you are the net supplier of a good and the price then price fall will reduce your money income directly because you won't be able to sell your endowment for as much money that you were able to sell before. So this is what has happened. Now ये सेम कंडीशन हम अब देखना चाहते हैं कि what will happen to your endowment. So this is your endowment income effect. ठीक है, कि what will happen if this is the situation. So total change in demand is because of substitution effect, the change in demand because of ordinary income effect plus change in demand due to endowment income effect. ठीक है. Now
अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं। मैथमेटिकली कैसे देखा, ये पोर्शन तो हमने पहले देखा है, चेंज इन x1 बिकॉज ऑफ चेंज इन P1, चेंज इन डिमांड, दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दिस इज माय टोटल इनकम इफेक्ट। नाउ कम्स द नेक्स्ट पोर्शन विच इज एंडाउमेंट इफेक्ट। नाउ एंडाउमेंट इफेक्ट क्या है, एंडाउमेंट इफेक्ट कैन बी रिटन एज द चेंज इन डिमांड। अब देखो क्या हो रहा है, प्राइसेस चेंज होने की वजह से आपकी इनकम चेंज हो रही है, ठीक है, एंड इनकम चेंज होने की वजह से आपके क्या कहते हैं, तो पहली बात है कि प्राइस चेंज होने की वजह से इनकम चेंज हो रही है, और इनकम चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज हो रही है। तो दो इफेक्ट चल रहे हैं। जब आपके प्राइसेस ऊपर या नीचे जाते हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी P1 W1 प्लस P2 W2 जो है ये इफेक्ट होती है, ये इफेक्ट हो रही है, तो आपकी इनकम इफेक्ट हो रही है। सो आई नो कि प्राइसेस चेंज की वजह से योर इनकम चेंजेस। सो फर्स्ट आई हैव टू फाइंड what is the change in income because my prices are changing। और एक बार आपको पता चल गया कि आपकी इनकम की वजह से प्राइसेस चेंज कर रहे हैं, तो आप बताओगे फिर उसके बाद यू वांट टू कैलकुलेट व्हाट विल बी द चेंज इन इनकम, व्हाट विल बी द चेंज इन x1 बिकॉज माय इनकम हैज चेंज्ड। सो अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू टर्म्स विल टेल मी कि मेरा x1 कितना चेंज होगा बिकॉज मेरा एंडाउमेंट इफेक्ट है। सो थिंक ऑफ दिस, when price of the endowment change my income will change, क्योंकि वो m से m डैश कुछ हो जाएगी, ठीक है, ये जो m है ये कुछ m डैश बन जाएगी, and this change in money will induce a change in demand, और क्योंकि इनकम चेंज हो रही है तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरा x1 x2 चेंज होगा। तो इट्स काइंड ऑफ अ चेन रिएक्शन दैट इज हैपनिंग। सो आई कैन राइट, एक्चुअली इसने उल्टा लिखा है, I can write change in income when price changes into change in demand when income changes. So this is basically endowment effect. I can write as change in income because of change in price into उसके बाद change in x1 because of income change. This is what we have. देखो, एंड ये हमारी बेसिकली ये हमारी सबसे पहले एंडाउमेंट वाली इक्वेशन थी। अब हम अगर निकालना चाहता हूँ कि व्हाट विल बी, आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द चेंज इन इनकम इफ आई चेंज माय प्राइसेस। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ या चेंज करूँ तो आ जाएगा मेरा W1। सो इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन स्ट्रेट फॉरवर्डली राइट W1, एंड जो दूसरा वाला पोर्शन है हाउ डिमांड चेंजेस व्हेन इनकम चेंजेस, इसका तो एक्सप्रेशन हमारे पास ऑलरेडी है, इनटू चेंज इन x1 m, ये तो हमने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है, इनटू चेंज इन m। तो हमारे पास ये दोनों चीज़ों का जो सम आया वो आया चेंज इन x1 m अपॉन चेंज इन m इनटू W1। दिस इज व्हाट वी हैव एज एंडाउमेंट इफेक्ट। अब हम इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास एक टर्म जो चल रहा था वो नेगेटिव में, ये वाला चल रहा, ये नेगेटिव के साथ साइन में चल रहा था, प्लस इसके साथ आ गया अब W1 चेंज इन x1 m ऑन चेंज इन m। नाउ इफ यू हैव दिस, तो आपके पास ये एक पॉइंट, ये चीज़ सेम आ गई, ये चीज़ सेम है, एक नेगेटिव के साथ है एक पॉजिटिव के साथ है, तो आई कैन राइट दिस एज W1 minus x1 change in m upon change in m. This is my revised Slutsky equation in case of endowment. Very very important. This is my revised Slutsky equation in change because my endowment changes, and ये जो इफेक्ट है ये हमेशा नेगेटिव है, ये इफेक्ट हमेशा नेगेटिव है, ठीक है। और जो दूसरा, अगर मैं एक नॉर्मल गुड की बात करूं तो नॉर्मल गुड के अंदर ये जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, बट ओवरऑल साइन जो है, देखो ओवरऑल साइन डिपेंड करेगा कि ये क्या है, ये क्या है। सो इफ W1 इज लेस देन, so this is positive for normal good,
the sign of the combined income effect depends on whether the person is a net demander or a net supplier of the good. अगर आप नेट डिमांडर हो तो ये आपका ज़्यादा है और ये कम है, तो ये नेट डिमांडर के केस में ये नेगेटिव हो गया, और अगर आप नेट सप्लायर हो तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और ये नेगेटिव ही है। तो नेट डिमांडर के केस के अंदर तो आपका डिमांड जो है वो आपका जो चेंज इन बिकॉज ऑफ P1 इंक्रीज X1 हमेशा गिरेगा, या P1 डिक्लाइन की वजह से X1 हमेशा बढ़ेगा। तो अगर इफ़ यू आर अ नेट डिमांडर देन W1 माइनस X1 इज नेगेटिव, और ये जो चेंज इन, और ये नॉर्मल कमोडिटी है तो चेंज इन X1 M अपॉन चेंज इन M जो है ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, और ये जो है ये वाला जो है ये तो हमेशा नेगेटिव ही रहता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव रहता है, नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव ही हो जाएगा। तो इन दिस केस वी नो फॉर श्योर दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। बट अगर हमारा अब नेट सप्लायर हो जाओ तो ये हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है, और ये हो जाता है पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, देन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव। देयर कैन बी अ सिचुएशन कि ये वाला पॉजिटिव इतना पॉजिटिव हो कि इस नेगेटिव ज़्यादा हो, और आपका प्राइस बढ़ने की वजह से आपका X1 जो है वो आपका और बढ़ जाए, यू हैव बिकम अ नेट सेलर ऑफ द कमोडिटी। इसी चीज़ को आपने डायग्राम से यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। डायग्राम से कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर कि ये आपकी ओरिजिनल चॉइस है, ये आपकी ओरिजिनल चॉइस है, ठीक है, ये आपकी एंडाउमेंट है। अब प्राइस क्या हुआ है, प्राइस जो है आपका चेंज हुआ है, ठीक है, प्राइस जो है वो चेंज हुआ है। प्राइस चेंज किस तरीके से हुआ है, प्राइस ऑफ X1 हैज़ फॉलन, तो आपका प्राइस जो है इस तरीके से बाहर की तरफ गया है। बट पहले आप क्या करोगे, आप ओरिजिनल बंडल को आप अफोर्ड करने की कोशिश करते हो, तो आप जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या करते हो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आप कहते हो जो ओरिजिनल बंडल मैं चूज़ करता, ये आपके एंडाउमेंट है बाय द वे, ये आपका ओरिजिनल बंडल है, आप उसको कहते हो कि मैं अफोर्डेबल कर पाऊँ उस चीज़ को। तो इफ़ दिस इज़ A जो आपका ओरिजिनल बंडल है, इस पॉइंट पे जो पॉइंट आएगा वो हो जाएगा B जो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बता रहा है। सो A to B इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फिर उसके बाद आप क्या कहते थे, उसको मैं अपनी पूरी इनकम वापस कर देता हूँ तो वो सीधा D पे पहुँच जाएगा, सीधा वो पॉइंट D पे पहुँच जाएगा। तो A to B इज़ माई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड B to D इज़ माई इनकम इफेक्ट। बट अब सोचो कि बिकॉज आपकी जो चीज़ आप इन दिस केस ही इज़ डिमांडिंग दिस गुड ना, ही इज़ अ नेट डिमांडर ऑफ दिस पर्टिकुलर गुड, नेट डिमांडर है इस पर्टिकुलर गुड का, और जो चीज़ आप क्या कहते हैं, आप कहते हो कि आप अपना एंडाउमेंट जो है उसी को आप अफोर्डेबल बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, जो एंडाउमेंट इफेक्ट वाली चीज़ होगी आप इसी पॉइंट से, एंडाउमेंट वाले पॉइंट से आप एक और लाइन लेके जाओगे और आप नया पॉइंट यहाँ पर बनाओगे विच इज़ C, एंड दिस D to C इज बेसिकली द एंडाउमेंट इफेक्ट, कि एंडाउमेंट की वजह से आपकी डिमांड जो है वो आपकी कहाँ जा रही है। तो आपकी नेट जो इफेक्ट है वो आपका आ रहा है A to C, A to C नेट इफेक्ट है, वो क्या है, A to B जो आ रहा है वो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, एंड देन योर B to D इज योर इनकम इफेक्ट, एंड देन योर D to C is your endowment effect. ठीक है। Now girls, we'll take a break of 2-3 minutes. I'll just shift my class. There's another class here, and then I will resume. Just give me 2-3 minutes. ठीक है। We'll resume. तो देखो what we were doing, we were saying कि हमारा जो टोटल मूवमेंट है, वो टोटल मूवमेंट अगर मैं ग्राफ में ड्रॉ करूँ तो क्या है, टोटल मूवमेंट इज द सम ऑफ 2-3 थिंग्स। कौन कौन सी चीज़ों का सम है, total movement is the sum of change in now x1 on
change in P1 is change in X1 as change in P1 mine plus W1 minus X1 change in X1 M on change in M। ठीक है, ये हमारा केस है। अब पॉइंट क्या है कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं नेट सेलर हूँ, अगर मैं इसको अलग अलग करके भी लिखूँ तो देखो क्या है, अगर मैं इसको अलग अलग करके भी लिखूँ तो क्या है, चेंज इन X1 S अपॉन चेंज इन P1 माइनस X1 चेंज इन X1 M इंटू चेंज इन M प्लस W1 चेंज इन X1 M इंटू चेंज इन M। ठीक है, और दिस इज चेंज इन X1, दिस इज चेंज इन X। अब प्राइस जो है हमारा कम हुआ है, ठीक है, प्राइस कम हुआ है तो क्वांटिटी ज़्यादा बननी चाहिए, और प्राइस कम होने की वजह से अगर क्वांटिटी ज़्यादा आपकी मिलनी चाहिए तो हमें वो पॉइंट पता है A2 जो हम बात कर रहे थे। फिर क्या हुआ है, क्योंकि हमारे पास प्राइस कम हुआ है, प्राइस कम होने की वजह से मेरे पास जो है इनकम जो है वो मेरे पास ज़्यादा हो गई है, और इनकम ज़्यादा होने की वजह से ये पॉइंट, ये जो X1 होना चाहिए, ये आपका X1 जो होगा वो आगे जाके बढ़ जाएगा। ठीक है, और साथ में एक और चीज़ है, साथ में क्या है कि प्राइस कम होने की वजह से आपकी जो प्राइस कम होने की वजह से आपकी ये जो इनकम, ये वाली जो इनकम है, ये आपकी इनकम कम हो गई है, क्योंकि प्राइस कम हो गया तो आपकी एंडाउमेंट की वैल्यू कम हो गई है। एंडाउमेंट की वैल्यू क्योंकि कम हो गई है, इसीलिए आप इस चीज़ को, और नॉर्मल कमोडिटी है तो आप इस चीज़ को कम कंज्यूम करोगे। तो ये जो चीज़ है ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, ये जो चीज़ है ये ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव के साथ में यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है, ये चीज़ है। ठीक है, और साथ में ये है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ड्रॉ करके कैसा आएगा, ये आपकी इनिशियल सिचुएशन है, ये आपकी एंडाउमेंट, ये याद रखना, ये ओरिजिनल सिचुएशन है एंडाउमेंट वाली, फिर ये आपका ओरिजिनल कंजम्पशन पॉइंट है, दोनों में डिफरेंस है। फिर और यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि आई एम अ नेट डिमांडर ऑफ दिस पर्टिकुलर कमोडिटी, क्योंकि ये W1 है और ये आपका X1 है। अब आपने क्या किया, अब इस X1 वाली सिचुएशन को ले लेते हैं A। ठीक है, ये हमारी सिचुएशन हो गई A। अब आपने क्या किया, आपने कहा यार मेरा ओरिजिनल बंडल तो अफोर्डेबल होना ही होना चाहिए, तो आप उस बंदे से पैसे ले रहे हो। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या कहते हो, आप उस बंदे से कहते हो कि मुझे पैसे वापस दे दे, और पैसे वापस दे तो फिर मैं बताऊंगा कि तुम कितना खरीदोगे, तो आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का ये पॉइंट B पे पहुंच जाते हो। ठीक है, फिर आप उसको कहते हो कि अच्छा ठीक है मैं तुझे वापस सारे के सारे पैसे दे देता हूँ, अब बता कि तू कितना कंज्यूम करेगा, तो वो कहता है कि यार मैं यहाँ कंज्यूम करूँगा D पॉइंट पे। तो आप इस सिचुएशन पे D पॉइंट तक पहुँच गए, बट क्योंकि आप जो आपकी जो एंडाउमेंट है, एंडाउमेंट के अंदर जो आपकी जो चीज़ें हैं वो सस्ती हो गई हैं, तो इसीलिए आपका जो आपकी प्राइसेस हैं, आपकी जो इनकम है वो आपकी कम होनी चाहिए उसकी वजह से। तो इनकम कम कैसे दिखाई देगी, जब आप इसको एंडाउमेंट पॉइंट से क्रॉस करते हुए दिखाओगे, क्योंकि आपकी इनकम कम हुई है ना, बिकॉज व्हाट यू हैव इज़ नाउ चीपर, और बिकॉज इट इज़ चीपर तो आप इसी पॉइंट पे यहाँ पर C पे जाओगे। तो A to B का जो मूवमेंट है दैट इज़ योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, B से D का जो मूवमेंट है दैट इज़ योर इनकम, ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट, एंड D से C का जो मूवमेंट है, जो उल्टा मूवमेंट है, दैट इज़ योर एंडाउमेंट इफेक्ट, और जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो है A to C। इज दिस, यहाँ पर आईसीज नहीं बनाया, बिना आईसीज के बनाया हुआ है, बट बिना आईसीज के इज दिस पॉइंट क्लियर, ये डायग्राम आपको अब क्लियर होना चाहिए। आईसीज यू कैन ड्रॉ एंड चेक, इज दिस डायग्राम क्लियर गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस नो गाइस, यस नो, ठीक है। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। एक सेकेंड वापस एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हमने क्या बोला, हमने कहा कि ध्यान से देखना, हमने कहा मेरी ओरिजिनल सिचुएशन जो है वो ये है, दिस इज़ माई ओरिजिनल सिचुएशन। ठीक है, ओरिजिनल सिचुएशन पे मेरा जो
एंडाउमेंट पॉइंट है वो ये है, और ओरिजिनल सिचुएशन पे मेरा कंजम्पशन पॉइंट ये है। ठीक है, अगर मेरा एंडाउमेंट पॉइंट ये है और कंजम्पशन पॉइंट ये है तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा है W1 और ये मेरा है X1। अगर X1 ज़्यादा है W1 से नेहा, तो वो नेट बायर है कि नेट सेलर है? सर बायर। नेट बायर है। ठीक है, अब प्राइसेस मेरे चेंज हो गए, यही तो हम कंडीशन करते हैं कि यार प्राइसेस चेंज हो गए तो क्या होगा। प्राइसेस मेरे चेंज हो गए, प्राइसेस मेरे इस तरीके से चेंज हो गए कि P1 हैज़ फॉलन, P1 फॉल्स। अब P1 फॉल करता है तो मैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट कैसे देखता हूँ? मैं तभी देखता हूँ ना कि मैं कहता हूँ कि यार तुझसे पैसे वापस लेता हूँ और फिर देखता हूँ कि तू कितना कर, मैं आई विल ट्राई टू कीप योर मनी इनकम कांस्टेंट। इफ आई ट्राई टू कीप योर मनी इनकम कांस्टेंट, देन आई विल हैव टू टेक दिस budget line and then cross it through here। ठीक है, तो if I cross it through here, then the new point, हमारा तो हमेशा substitution effect नेगेटिव ही होता है, तो ये वाले पॉइंट्स तो हो ही नहीं सकते। none of these points can be there, तो all the points to the right of this can be equilibrium। तो हम कहते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट आया आपका, जो नेक्स्ट पॉइंट आया वो हमने कहा कि इज दिस, एंड इस पॉइंट को हमने बोल दिया कि ये पॉइंट अगर ये A है तो ये पॉइंट हो गया B। तो A से B का जो मूवमेंट है वो मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। दिस इज चेंज इन X1s अपॉन चेंज इन P1। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब नॉर्मल सर एक क्वेश्चन है, हाँ जब प्राइस डिक्रीज किया तो जो आपने लाइन बनाई है वो पिंक वाली, वो एंडाउमेंट से क्यों नहीं पास कर रही है? एंडाउमेंट से क्यों पास करूंगा? ओरिजिनल जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाते हैं तो हम देखते हैं ना कि ओरिजिनल बंडल अफोर्डेबल होना चाहिए। एंडाउमेंट तो वो चीज़ है जो मुझे बता रही है कि मेरे एंडाउमेंट में क्या चेंज आएगा। अभी एंडाउमेंट की तो मैंने बात करी नहीं, अभी तो मैं नॉर्मल कमोडिटी की तरह जैसे पुराने केस कर रहा था वो कर रहा हूँ। अच्छा ओके, समझ गए सर। ठीक है, अब इसके बाद आएगी, अभी नेक्स्ट चीज़ आएगी इसके बाद। अभी इसके बाद हम करना चाहते हैं कि नेक्स्ट चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ चेंज इन X1M इनटू चेंज इन M, मैं ये करना चाहता हूँ। ठीक है, ये जो चीज़ होगी ये पॉजिटिव होगी 100%। अब मैं उसको इनकम वापस दे रहा हूँ, तो इनकम जब वापस दूंगा तो क्या होगा? इनकम वापस देते के साथ ही उसकी X1M बढ़ेगी। X1 कितनी बढ़ेगी? उसकी X1 जो हो गई वो बढ़ के मान लो हो गई ये, this is the point। if this is the point then this point is showing me, suppose मैंने इसको पॉइंट दिया D, तो ये जो मुझे बता रहा है B से D जो पॉइंट बता रहा है ये मुझे बता रहा है ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट क्या है। ठीक है, ये नेहा समझ में आया? यस सर। अब लास्ट चीज क्या है? लास्ट चीज इज दैट देर इज वन मोर चेंज, देर इज गोइंग टू बी चेंज बिकॉज ऑफ माई एंडाउमेंट एज वेल। क्यों? देर विल बी चेंज इन X1M बिकॉज ऑफ चेंज इन M, एंड दिस M इज बिकॉज माई एंडाउमेंट के साथ में मेरा एक चेंज आ रहा है। तो दिस विल बी नेगेटिव बिकॉज प्राइस अगर गिरेगा तो मेरी जो इनकम है, जो मेरे पास घर पे बैठे बैठे इनकम है वो ही कम हो गई, और वो कम होने की वजह से मेरा X1, और X1 नॉर्मल कमोडिटी है तो ये भी कम हो जाएगी। दिस इज माई मूवमेंट फ्रॉम, तो और यहाँ पर वो तुम्हारा पॉइंट वैलिड है जब मैं कहूँगा कि व्हाट विल हैपन कि दिस पॉइंट should pass through, this point should pass through the original endowment point। एंडाउमेंट से क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि एंडाउमेंट तो हमेशा अफोर्डेबल होना चाहिए। अब मैं एंडाउमेंट से उसको कह रहा हूँ कि तेरे से पैसे वापस ले रहा हूँ। क्यों तेरे से पैसे वापस ले रहा हूँ? क्योंकि तेरी इनकम जो है वो गिर गई है। इनकम गिर क्यों गई है? क्योंकि जो तेरे पास प्राइसेस थे वो प्राइसेस नहीं रहे, कोई प्राइसेस चेंज हो गए। सो ही विल मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू अ पॉइंट लाइक से
this, and this is point C. दिस B to C का जो मूवमेंट है, ये जो रिवर्स मूवमेंट है, दिस इज एंडाउमेंट इफेक्ट. तो ये आपको, अब आपको कर्व्स कैसे बनाने हैं, एक कर्व आपको ऐसा, एक कर्व आपको ऐसा बनाना है, एक कर्व आपको ऐसा बनाना है, इससे वो करते हुए एक कर्व आपको ऐसा बनाना है और एक कर्व आपको ऐसा बनाना है. So these 4 curves you have to create. Very very important diagram, technical but important. समझ में आया सबको कि नहीं आया? Yes sir, thank you sir. ठीक है, बाकी लोग समझ में आया? लास्ट पार्ट, अब वो स्लट्स की इक्वेशन को, वही यूज ऑफ स्लट्स की इक्वेशन बता रहा है. देखो, उसने कहा कि मैं एप्पल्स और ऑरेंजेस ले लेता हूँ. ये वाली चेंज इन एप्पल्स, सपोज वी लेट से दिस इज एंड प्राइस ऑफ एप्पल्स, देन चेंज इन एप्पल्स, प्राइस ऑफ एप्पल्स की वजह से चेंज इन एप्पल्स में क्या होगा, ये जो है ये तो हमेशा नेगेटिव रहेगा. नॉर्मल कमोडिटी के लिए ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये पॉजिटिव रहेगा if you are if apples is a normal commodity for this consumer. Income effects work in the wrong direction. अगर आप कह रहे हो कि यू आर अ सेलर ऑफ एप्पल्स, ठीक है, यू सेल एप्पल्स, तो दैट मीन्स आप अपनी एंडाउमेंट जो है आपके पास ज़्यादा पड़ी है और आप जो कंज्यूम कर रहे हो वो कम कर रहे हो, तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. But if apples are normal for this consumer, income effect works in the wrong direction, since the consumer is a net supplier of apples. In increase in price of apples, प्राइस ऑफ एप्पल्स की वजह से एक्चुअली क्वांटिटी गिरनी चाहिए, बट हो सकता है कि ये इतना ज़्यादा वर्क कर जाए आपके फेवर के अंदर कि ही वॉन्ट्स टू कंज्यूम मोर ऑफ एप्पल्स बिकॉज ऑफ दिस इनकम इफेक्ट. So the latter term is strong enough to outweigh the substitution effect and easily get a perverse result. कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है और एप्पल्स का कंजम्पशन आप इंक्रीज कर रहे हो. वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ जो हमने गिफन गुड के केस में देखा था, बट ये गिफन गुड्स नहीं है, ये नॉर्मल गुड्स के केस में, और उसी का मैथमेटिकल वैल्यूएशन यहाँ पर दे रखा है जो हमने पहले एग्जाम्पल लिए हुए थे. ठीक है, अब आ जाता है हमारा लेबर सप्लाई का. दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ योर यूनिट 1, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन 100% बनेगा ही बनेगा लेबर सप्लाई के ऊपर. ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पेपर बनाए और कहे कि मैं इस पोर्शन में नहीं देखना चाहता, क्योंकि दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस लेबर सप्लाई. लेबर सप्लाई के केस में आप कह रहे हो कि यू आर सेइंग दैट द कंज्यूमर जो है वो क्या करना चाहता है. हमारे पास, हम सबके पास क्या है, इनकम है, और हम सबके पास कंजम्पशन है कमोडिटीज़ की. अब क्या है, द कंज्यूमर कैन चूज टू वर्क अ लॉट एंड हैव रिलेटिवली हाई कंजम्पशन, और ही कैन चूज टू वर्क अ लिटिल एंड हैव स्मॉल कंजम्पशन. तो अब कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़्यादा इनकम कमा पाओगे, ज़्यादा इनकम कमा पाओगे तो आप ज़्यादा कंज्यूम कर पाओगे. तो होता है ना कि जो आपको भाग दौड़, ज़िंदगी की भाग दौड़ में होता है कि यार हमें काम करना है, कॉर्पोरेट्स में हमें काम करना है. जैसे नारायण मूर्ति, अगर आपने सुना हो, नारायण मूर्ति बोलता है कि इंडियंस को 70 घंटे काम करना चाहिए. भवेश अग्रवाल बोलता है कि नहीं, मैं तो 100 घंटे काम करता हूँ पूरे हफ्ते के अंदर. तो बोला जाता है कि आप काम करो, काम ज़्यादा करोगे तो आप इनकम ज़्यादा कंज्यूम कर पाओगे. बट व्हाट इज़ द फन इन दैट? और इसीलिए लोगों का ब्रेकडाउन होता है लोगों का. लॉयर्स का बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि लॉयर्स के केस में क्या होता है, लाइफ इतनी ज़्यादा हेक्टिक होती है. एक तो वैसे ही टेंशन वाले केसेस होते हैं हर जगह पर. फिर उसके बाद क्या होता है कि दे डोंट टेंड टू एंजॉय, क्योंकि सुबह से आप क्या करते हो, सुबह 8-9 बजे से आपने कोर्ट में गए, 9 से लेकर 3 बजे तक कोर्ट में जाओगे. फिर उसके बाद वापस आके प्रिपेयर भी तो करोगे आप केसेस को अगले दिन के लिए, फिर वो प्रिपेयर करोगे. तो इसीलिए टिपिकल लॉयर की लाइफ जो होती है वो 8 to 10, 8 to 11 हो जाती है, और सिर्फ घर आके वो सिर्फ सोता है. और दी ओनली टाइम दैट दे एंजॉय इज जब आपकी समर वेकेशंस होती हैं और जब विंटर वेकेशंस थोड़ी सी होती हैं, तब दे टेंड टू एंजॉय एवरीथिंग. तो बेसिकली पॉइंट इज कि आप कितना घंटे काम करना चाहते हो, जितना आप ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा. Now the amount of consumption
will be determined by the interaction of consumers preferences and budget constraint. Now let us suppose that the consumer initially has some income M that she receives whether she works or not. तो थिंक ऑफ दिस एज कि अगर आप घर पे बैठे भी रहोगे तो घर वाले आपको पॉकेट मनी तो दे ही रहे हैं ना. तो आप कहते हो कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, घर वाले मुझे पॉकेट मनी दे रहे हैं, मैं पॉकेट मनी से काम चला लूँगी. दैट इज़ योर नॉन लेबर इनकम. सपोज दैट इज़ एम. एम इज़ कि आपकी लेबर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, आप अपने घर वालों पे डिपेंडेंट हो, घर पे आराम से बैठो और इतनी इनकम तो आपको आ ही रही है. या थिंक ऑफ इट कि किसी के पास रेंट की वो आपके किसी के पास ज़मीन पुरानी पड़ी हुई है, उसको रेंट पे दे रखा है और वो उससे इनकम आया जा रही है, नॉन लेबर इनकम आया जा रही है. तो या तो आप नॉन लेबर इनकम से आप कंज्यूम कर लो, बट आप कुछ काम भी तो करोगे. सपोज आप कहते हो कि आपको वेज रेट एल मिलती है और आप एल अमाउंट ऑफ लेबर सप्लाई कर रहे हो अपने. तो आपने कहा कि आपकी वेज रेट पर घंटा इतना है और आप 3 घंटे काम करते हो, तो दिस विल बी हाउ मच यू विल अर्न. दिस इज हाउ मच यू विल अर्न. तो दिस इज समथिंग योर अर्निंग कैपेसिटी. और अर्निंग कैपेसिटी को क्या करोगे, उसके बाद कंज्यूम करोगे ना, कमोडिटीज पे खर्च करोगे, विच इज सी. सी इज द क्वांटिटी दैट यू आर ट्राइंग टू कंज्यूम एंड पी इज द प्राइस ऑफ द गुड्स. तो सपोज आप एक ही कमोडिटी कंज्यूम करते हो या गुड्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करते हो जिसका एवरेज प्राइस P है, तो P इंटू सी क्या बता रहा है आपको, किस रेट पे कितना सामान आप खरीद रहे हो, शुड बी इक्वल टू. सो दिस इज योर डिमांड एंड शुड बी इक्वल टू योर इनकम. और इनकम कितनी है आपके पास, जो आपके पास बिना काम करे पैसा पड़ा हुआ है और जो आपके पास काम करके पैसा पड़ा हुआ है. इज दिस इक्वेशन क्लियर? ये इक्वेशन क्लियर हुई? इससे इट इज जस्ट लाइक अ टिपिकल बजट लाइन. बजट लाइन भी तो ये होती है P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू M. इस केस में M का M आपने कमाया है आपने इस केस के अंदर M. ठीक है. नाउ व्हाट यू हैव इज कि we turn this thing to the left and हम कहते हैं कि PC minus WL is equal to M, which basically means कि आप कह रहे हो कि प्राइसेस माइनस जिस चीज़ का आप जो सामान आप खरीद रहे हो माइनस जो आपकी वेज रेट जो आपने कमाया इज़ बेसिकली दी इनकम जो नॉन लेबर इनकम है. मैथमेटिकली आपने उस चीज़ को कर दिया, बट इसको हम थोड़ा उसी टर्म्स में लेके आना चाहते हैं. आई वॉन्ट टू पुट इट इन दोज टर्म्स जिस तरीके से हमने अपनी बजट लाइन एक्सप्लेन करी थी, विच वॉज P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू M के टर्म्स में लाना चाहता हूँ मैं इसको. तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, what I do is हम इसके लिए क्या करते हैं, सपोज देर आर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेबर दैट इज अवेलेबल. सबके पास 24 घंटे हैं. ठीक है, तो वो 24 घंटे ही आप यूज़ कर सकते हो. Let us suppose that there is some maximum amount of labor possible which is 24 hours 7 days a week. This is maximum सबके पास दुनिया में. इलॉन मस्क के पास भी यही टाइम अवेलेबल है और whatever is compatible. Now let L dash denote the amount let L dash denote this amount of labor time. तो अब ये amount of labor time है, तो आपने क्या किया, आपने W इंटू आपने क्या किया, इन दोनों के अंदर यहाँ पर W इंटू L आपने यहाँ भी ऐड किया और यहाँ पर भी W इंटू L ऐड किया. तो दोनों सिचुएशन इस इक्वेशन में तो कोई चेंज नहीं हुआ, बट इस इक्वेशन को यू कैन री राइट एज PC प्लस ये W प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, W L माइनस L इज इक्वल टू M प्लस W L डैश. नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. लेफ्ट हैंड साइड बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है. क्यों इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि ये क्या बता रहा है आपके पास कितने आप कितना कंज्यूम करना चाहते हो. तो दिस टेल्स यू द प्राइस ऑफ लेजर. इफ L इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आवर्स दैट यू हैव, सपोज ये आपके पास 24 घंटे है एंड L इज कि कितने घंटे आप काम करते हो, से आप 8 घंटे काम करते हो, तो दैट मीन्स 16 घंटे L डैश माइनस L क्या हुआ, इतना आप इंजॉय कर रहे हो. ये समझ में आया? कैन आई से L डैश माइनस L इज माई लेजर टाइम जिसमें नेटफ्लिक्स एंड चिल कर सकता हूँ. यस और नो? यस और नो गाइस? यस. ठीक है. अब इफ दैट इज द केस, डोंट यू थिंक लेजर का एक प्राइस है.
अगर आप ज़्यादा काम करते तो आप ज़्यादा पैसे कमा सकते थे। अगर आज की डेट के अंदर आप इंजॉय कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट क्या है? उसका इम्पैक्ट ये है कि आपकी फ्यूचर इनकम पे इफेक्ट ज़रूर पड़ने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सपोज आपका कैट का एग्जाम है या आपका एंट्रेंस सी का एंट्रेंस है, और आप सी के एंट्रेंस के टाइम पे अगर आप मूवी देख रहे हो, आपको लगेगा यार मूवी का क्या प्राइस है, मैं तो फ्री पे नेटफ्लिक्स देख रही हूँ, आराम से मज़े कर रही हूँ। बट जो आप मूवी देख रहे हो उस और आप पढ़ नहीं रहे हो, उसका इम्पैक्ट क्या है? ना पढ़ने का इम्पैक्ट है कि आपका कैट का एग्ज़ाम या आपका सी का एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा। सी और कैट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो आपकी प्लेसमेंट जो हो सकती थी आपकी वो नहीं लगी, जो आपकी प्लेसमेंट लग सकती थी या आपकी नौकरी लग सकती थी उसकी जो सैलरी थी और जो अब आपकी सैलरी होगी उसके अंदर डिफरेंस है। सो यू आर पेइंग अ प्राइस ऑफ नेटफ्लिक्स, यू आर पेइंग अ प्राइस फॉर योर सोशल मीडिया। जो आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो उसका एक प्राइस पे कर रहे हो, वो प्राइस दिख नहीं रहा है बट वो प्राइस है आपकी फ्यूचर वेज रेट, जितने जो आप फ्यूचर में कमाओगे और जो आप नहीं कमा पाओगे अगर आप ये करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड मुझे क्या बता रही है कि ये बता रही है कि मैं डिमांड क्या कर रहा हूँ। मैं दो ही चीज़ें डिमांड कर रहा हूँ, एक मैं खाना कितना चाहता हूँ और एक मैं लेजर कितना चाहता हूँ, और लेजर का जो प्राइस है वो है वेज रेट। अगर मैं लेजर कम करूँगा तो मुझे मुझे मतलब दिस इज साइन काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दिस इज काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेजर, क्योंकि जितना मैं लेजर अपना बढ़ाऊंगा उतना मुझे वेज रेट अपना वेज रेट से हाथ धोना पड़ेगा, और जितना मैं लेबर बढ़ाऊंगा उतनी मेरे पास इनकम बढ़ती रहेगी। So left hand side is basically my demand of commodities. There are two commodities, consumption commodity and leisure as a commodity. अब राइट हैंड साइड पे m की जगह क्या लिखा मैंने? m की जगह लिखा कि m will be equal to या फिर मैं लिख सकता हूँ कि m by p m क्या था? नॉन लेबर इनकम, जो मेरे पास फ्री में इनकम पड़ी थी, डिवाइड कर दूँ उसको प्राइसेस से तो मुझे पता चल जाएगा कि व्हाट विल बी द कंजम्पशन दैट द पर्सन विल गेट इफ ही डज नॉट कंज्यूम, इफ ही डज नॉट वर्क एनीथिंग। तो दिस इज लाइक जो आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऑटोनॉमस कंजम्पशन पढ़ा होगा, सो दिस इज लाइक योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो इट इज इन इट डज नॉट मैटर हाउ मच यू अर्न, आप इतना तो आप कंज्यूम करोगे ही करोगे। सो दिस इज योर एंडाउमेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन। Can I say this is my endowment level of consumption? This is something like my W1 W2। तो यहाँ पर M की जगह पर मैंने P इंटू सी डैश लिख दिया, यहाँ P इंटू सी डैश लिख दिया, और यहाँ पर मेरे पास L W इंटू L डैश है। Now I can write my leisure as relaxation, तो मैंने L बार माइनस L को लिखा R, ठीक है, और उसको मैंने L बार को लिखा R बार, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। देन टोटल अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव फॉर लेजर इज L बार इज इक्वल टू R बार। तो लेजर जैसे टोटल टाइम जो आपका 24 घंटे था लेबर का मैक्सिमम, वो लेजर का भी 24 घंटे मैक्सिमम है। तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया इसको R बार, इसकी जगह पर मैंने इसको लिख दिया R। नाउ माई इंटायर इक्वेशन changes to PC into WR is equal to P into C, जो आपकी इनकम है जो आपको फ्री में मिल रही है, इनटू कि जो आप रेट पे कर रहे हो फॉर योर wages। So this right hand side is basically the income that you are going to earn, and left hand side this is basically the opportunity cost। ये opportunity cost बता रही है आपकी इनकम की, और ये आपको इनकम बता रहा है। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनकम दैट यू कैन हैव। तो ये आपकी मैक्सिमम इनकम हो गई और ये आपकी कंजम्पशन हो गई। इसको अब आप प्लॉट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू प्लॉट इट। आपने क्या कहा? आपने कहा कि ये मेरा गुड है, ठीक है, और ध्यान में रखना इस केस में जो वो है ट्रेड ऑफ क्या है? ट्रेड ऑफ इज, यहाँ पर ट्रेड ऑफ इज W बाई P। वहाँ पर क्या होता था? P1 बाई P2। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? W एंड P है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज W बाई P इज बेसिकली द पॉइंट। नाउ इन दिस केस ये आपका एंडाउमेंट पॉइंट था,
ठीक है, इतना आप मैक्सिमम काम, इतना आप मैक्सिमम जो कुछ टाइम तो आप सोओगे भी ना, तो इतना आप काम कर सकते, इतना आप इंजॉय कर सकते थे। और अगर आप पूरा इंजॉय करोगे, सिर्फ पूरे टाइम आप इंजॉय करोगे, सपोज दिस इज़ 24 आवर्स, उसमें 6 घंटे आपने सोना है और 6 घंटे के बाद 18 घंटे जो बचा, उस पूरे के पूरे 18 घंटे आपने इंजॉय किया, तो आपने काम बिल्कुल नहीं करा, और काम नहीं करा तो आपने कंज्यूम अपनी उतना ही करा जितना भगवान ने आपको एम दिया था, उतना ही आपने कंज्यूम कर लिया, विच इज़ सी बार, और एम बाई पी वॉज नथिंग बट सी बार। सो दिस इज़ योर कंजम्पशन जो आप करोगे। अगर आप 24 में से 18 घंटे जितने में आप जगे हुए हो, आपने कोई भी काम नहीं करा। अब अगर आप कहते हो कि चलो मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, आपने कहा कि चलो मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, तो अगर इस साइड पे लेजर है, अगर इस साइड पे लेजर है तो इस साइड पे लेबर है, ठीक है, बिकॉज रिमेंबर आर वॉज इक्वल टू एल डैश माइनस एल, ठीक है। अगर आप आर कम कर रहे हो तो आर कम कैसे करोगे, जब आप अपना लेबर बढ़ाना शुरू करोगे। तो सपोज आपने अपना लेबर बढ़ाया, अब आपने लेबर बढ़ाया, आपने कहा कि अब मैं इतना काम करूँगा, इतना काम करूँगा, तो आपने कहा मैं, ये आपका 18 घंटे था, अब आपने कहा कि चलो यार मैं से 14 घंटे रिलैक्स कर लेता हूँ। दैट मीन्स ये जो 4 घंटे आपने काम करा, और 4 घंटे काम करोगे तो 4 घंटे की वजह से आपको सैलरी भी मिलेगी, W/L जो आपको पैसे मिलने थे, तो वो जो पैसे मिलेंगे उसकी वजह से आप ज़्यादा कंजम्पशन कर पाओगे, तो आपकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। और सपोज़ आप कहते हो कि मैं 6 घंटे काम करूँगा, तो आपने कहा कि यार ये दिस इज़, मैं 12 घंटे इन्जॉय करूँगा, 6 घंटे मैं काम करूँगा, और 6 घंटे जब मैं काम करूँगा तो मेरी कुछ इनकम होगी, और ये मेरा इंडिफरेंस कर्व यहाँ पर पॉइंट पे आ जाएगा। This is the basically association, and this is the kind of this curve, this indifference curve is telling you how you choose between labor and leisure, और labor और leisure के बीच में आप कैसे consume कर रहे हो। So all along these points you get the same amount of utility, same चीज़ है जो आपको utility मिलती है, बट नाउ यू आर चूजिंग कि कितना आपको लेबर सप्लाई करना है और कितना आपको काम करना है, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ थिंक ऑफ दिस एज स्लट्स की इक्वेशन, जैसे सेम चीज़ थी वैसे ही आप स्लट्स की इक्वेशन कह रहे हो। एंड स्लट्स की इक्वेशन में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप कह रहे हो कि अगर मेरी लेबर, अगर मैं W चेंज करता हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको ज़्यादा पैसे दूंगा तो आपका लेजर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर मैं आपको ज़्यादा पैसे दूंगा तो अगर आपकी इस चीज़ की प्राइस, ये आपका लेजर है, ये आपका लेजर है, अगर लेजर का प्राइस बढ़ जाए, लेजर का प्राइस बढ़ने का मतलब लेजर हैज़ बिकम मोर एक्सपेंसिव, तो आप हो सकता है लेजर आप कम करना शुरू कर दो, ठीक है। अगर मैं आपका वेज रेट बढ़ा दूं तो आपका लेजर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यूजुअली क्या करोगे आप, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से लेजर जो होगा आप नेगेटिव करोगे, और यू हैव, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप लेजर ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हो, इनटू R माइनस R बार विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। तो बेसिकली जब आपकी W इंक्रीज होगी, मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा पैसे दूंगा, तो एक तरफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको कहेगा कि यार वर्क मोर का मतलब क्या हुआ, वर्क मोर का मतलब हुआ कि L शुड बी मोर, which means that R which is L bar minus L should fall, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये कहेगा। इनकम इफेक्ट क्या कहेगा, इनकम इफेक्ट कहेगा कि यार क्योंकि आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, अब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं तो मुझे ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए, तो इट विल से दैट R शुड एक्चुअली इंक्रीज, ठीक है, R शुड इंक्रीज, और बिकॉज R शुड इंक्रीज, ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, नेट इफेक्ट पड़ेगा इस पॉजिटिव और नेगेटिव के उसके ऊपर, कंबाइंड इफेक्ट के ऊपर। अब अगर कंबाइंड इफेक्ट ऐसा है कि ये नेगेटिव ही हो जाता है तो आपका लेबर सप्लाई जो होगी वो आपकी ज़्यादा होगी, और अगर ये पॉजिटिव हो जाता है तो लेबर सप्लाई कम होगी। लेट अस सी दिस इज द लास्ट थिंग गाइस। नाउ हमने क्या किया, ये आपका एंडाउमेंट पॉइंट था जो हमने पहले भी बात करी, एंडाउमेंट पॉइंट, और ये आपका C बार जो आपको मिल रहा है, और ये आपका एंडाउमेंट पॉइंट, एंड दिस इज योर बेसिकली R बार विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू L बार।
अब क्या हुआ, आप ओरिजिनल सिचुएशन पे इस पॉइंट पे थे, ओरिजिनल सिचुएशन पे आप इस पॉइंट पे थे, आपने कहा मैं इतना इतना मैं R1 अपना कम कर सकती हूँ। बेसिकली R1 अगर कम करोगे तो वो आ गया आपका, आ गया ये जो डिफरेंस आ गया आपका L1 आ गया। तो इस सिचुएशन पे थे कि इस वेज रेट पे, ये आपका वेज रेट है, इस वेज रेट पे मैं L1 प्रोवाइड कर रहा हूँ। रिमेंबर दिस लाइन इज नथिंग बट W/P, ठीक है ना। अब क्या करते हो, अब आप कहते हो कि मैं वेजेस आपकी इंक्रीज कर रहा हूँ। वेजेस इंक्रीज करने का मतलब कि ये जो स्लोप है W/P जो है इंक्रीज हो रहा है, तो ये मैंने स्लोप जो है ऐसे कर दी, एंडाउमेंट से निकलते हुए जाएगी, और एंडाउमेंट पॉइंट तो हमेशा अफोर्डेबल होना चाहिए, तो एंडाउमेंट से निकलती जाएगी। बट अब आपकी वेज रेट ये हो गई। जब आपकी वेज रेट ये हो गई तो आपको लगा यार, कोई आपको पहले कह रहा था कि मैं आपको 2 लाख रुपए महीना दे रहा हूँ, आप कह रहे हो कि मैं ठीक है, या 1 लाख रुपए महीना दे रहा हूँ, आप कहते हैं ठीक है कि मैं 9 घंटे काम कर लूँगा तुम्हारे लिए। कोई अब आपको कहता है कि मैं 2 लाख रुपए घंटा दे रही हूँ, तो आप कहते हो ठीक है मैं 12 घंटे काम कर लूँ, या से 14 घंटे काम कर लूँ। तो आप यहाँ पर पहुँच गए। आपने अपना ये जो डिफरेंस है, ये तो 6 घंटे सोने का है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 18 घंटे थे आपके पास। जब आपने कहा कि मैं 9 घंटे काम कर रही हूँ इस पॉइंट पे, तो दैट मीन्स ये 9 घंटे अब आप काम कर रहे हो। ये L1 इज़ 9 आवर्स, ठीक है। रीमेक दिस, ठीक है। सपोज दिस वॉज 1 लाख रुपीज़ एंड यू वर सेइंग कि आई एम विलिंग टू वर्क से 8 आवर्स, 8 आवर्स लेते हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए के लिए मैं 8 घंटे काम करने के लिए रेडी हूँ। ये तो टोटल 24 घंटे हैं। ये वाला अमाउंट हो गया से जितना आपने सोने के बाद आपका बचा, कि मैक्सिमम अमाउंट जो आपका लेजर का हो सकता है, जो आपका रिलैक्सेशन का हो सकता है, वो 18 घंटे हो सकता है। अब 18 घंटे से आपने कहा कि 1 लाख रुपए के लिए मैं 8 घंटे बेचने के लिए रेडी हूँ, तो आपने कहा कि मैं 10 घंटे तो एंजॉय करूँगी, ठीक है, और ये 8 घंटे जो है आई विल वर्क हार्ड, और उससे इतना कंज्यूम कर लूँगी। अब मैंने आपको कहा कि आपको 2 लाख रुपए देने, 2 लाख रुपए के लिए आपने कहा कि मैं अब 12 घंटे काम करने के लिए रेडी हूँ। जब आपने कहा कि मैं 12 घंटे काम करने के लिए रेडी हूँ, तो आप यहाँ आ गए। तो आपने क्या बोला, आपने बोला कि अब आप कह रहे हो कि मैं 12 घंटे काम करूँगी, सिर्फ 6 घंटे रिलैक्स करूँगी, 12 घंटे में आई विल वर्क। तो L2 हो गया 12 घंटे, एंड आई विल कंज्यूम एट दिस पॉइंट। तो ये आपकी लेबर हो गई 12 घंटे की। फिर मैं आपको और ज़्यादा लालच देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि मैं 5 लाख रुपए महीना दे रहा हूँ। 5 लाख रुपए महीना के बाद कहोगे आपको कि यार मुझे क्या ज़रूरत है इतनी काम करने की, तो आप वापस आ जाओगे उसी पॉइंट पे कि मैं 10 घंटे ही काम करूँगी, ठीक है, बाकी मैं इंजॉय करूँगी, कि बिकॉज नाउ इस पॉइंट तक योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाज मोर देन इनकम इफेक्ट, एंड इस पॉइंट के बाद योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज लेस देन योर इनकम इफेक्ट। अब आपके पास पैसा इतना हो गया है कि आप कहते हो कि यार इनकम आने दे, मैं अब कम काम करूँगी। सो यू मूव बैक योर सप्लाई कर्व एंड यू आर हेयर। दिस इज कॉल्ड एज बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, a very very important concept in microeconomics, ठीक है। सो ये आपका पूरा केस है, ठीक है, एंड ये ओवर टाइम का केस है। जस्ट गो थ्रू दिस। व्हाट वी विल डू इज नाउ, कि ओवर टाइम के केस के अंदर बता रहा है कि इतने घंटे तक तो आप यहीं पे काम कर रहे हो, फिर उसके बाद आप इतने घंटे काम करने के बाद आप ओवर टाइम दे रहे हो उसको, तब आप क्या कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ ओवर टाइम, कि इतना घंटा तो आपको काम करना है, 8 घंटे आपको काम करना है, 8 घंटे के बाद 1 घंटा और आप काम करोगे तो आपको थोड़ा सा ओवर टाइम मिलेगा। तो उस केस में इस पॉइंट के बाद ये पिविट कर जाएगी, और पिविट करने के बाद आप नए वाले पॉइंट पे यहाँ पर आओगे, ठीक है। सो दिस इज ओवर टाइम वर्सेज ऑर्डिनरी वेज इंक्रीज। So what we are going to do is we are going to end the class today here, and tomorrow or day after I'm going to have a revision class for chapter number 12, and alongside मैं आपको लेबर सप्लाई वाला फिर से पूरा का पूरा रिवाइज कराऊंगा, but I want you to read it once because I told you there is going to be a question on this for sure, ठीक है। So read this, I've covered this all, and we will meet tomorrow or day after to cover this aspect. Any other question? And I've told you कि आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है। आपको चैप्टर नंबर क्या कहते हैं 5, 6, 8 एंड 9, ये 4 चैप्टर आप अच्छे से कर लो, आपके 3 क्वेश्चन 100% रेडी हैं।
एटलीस्ट 3 क्वेश्चन इफ नॉट 4. एक क्वेश्चन आपका 12th से आएगा और 2 क्वेश्चंस आपके इससे आएंगे, एटलीस्ट यूनिट 3 से आएंगे. ठीक है, चलो. So guys, thank you very much. I'll upload this lecture as soon as possible. Watch this lecture properly, and we will have a class. We will have another class day after tomorrow where we will cover labor supply का मैं फिर से रिवीजन कराऊंगा आपको, and then we will move on to chapter number 12 जिसका मैं overview दूंगा आपको. ठीक है, I will not deal with the entire chapter. I will give you an overview. All right, folks. Thank you very much. See you day after tomorrow. Bye bye. Yes, Shriya. सर वो वाले टॉपिक्स तो बता दो एक बार प्लीज, जो बहुत बेकार हैं, मतलब जो हम छोड़ सकते हैं सर प्लीज. मैंने बताया तो कि चैप्टर नंबर आप जो 2, 3, 4 है उसको आप इग्नोर कर सकते हो. अगर आपके बेसिक्स फंडामेंटल ठीक हैं तो उसको आप जल्दी जल्दी भी पढ़ सकते हो. उसको उससे ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं आना. आपके पास 5 से ही क्वेश्चन शुरू होंगे. आपके पास 5, 6 एंड 8 and 9. तो सर जो हमें कर्व्स अगर हमारे क्लियर हैं 2, 3, 4 चैप्टर के, हाँ. जैसे चैप्टर नंबर 5 में वो बजट लाइन और आईसी कर्व दोनों को एक तरह से मिक्स करवा के कर्व्स हैं सर. हाँ. तो हम चैप्टर नंबर 5 के कर्व्स पे ज्यादा फोकस करें ना. देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ. चॉइस के अंदर ये वाली चीज़ें तो आपको क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, कंज्यूमर ऑप्टिमल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है ये आपको आना चाहिए. ठीक है, ये मैंने आपको मैंने कल पेज भी भेजा था एक क्लास में, किसी ने मुझसे सारे केसेस करवाए थे. सो कौन से केस में कौन सा इक्विलिब्रियम आता है ये आपको बनाना चाहिए. ऑप्टिमल कैसे निकालते हैं इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ये आपको इक्विलिब्रियम निकालना आना चाहिए. डिस्क्रीट अगर करना चाहते हो तो कर लो, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्क्रीट गुड्स. ठीक है, बैड्स के केस के अंदर आपका कॉन्केव होता है. कॉन्केव इस केस के अंदर आपका ऑप्टिमल चॉइस जो होता है कि अगर एक कमोडिटी बैड है तो आप दूसरी नॉन ऑप्टिमल चॉइस हो जाएगा ये वाला. आप कम से कम अपनी कंजम्पशन करना चाहते हो. देन कॉप डगलस फंक्शन, ये मैंने आपको 2 तरीके से सॉल्व करना दिखाया है. कल एक तरीका मैंने किसी को क्लास में दिखाया था कि आप विदाउट लॉग लिए भी आप सॉल्व कर सकते हो. सो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व फॉर कॉप डगलस फंक्शन. ठीक है, देन उसके बाद चूजिंग टैक्सेस, दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन कि चूज टैक्स करोगे और कौन सा टैक्स बेटर है. तो वो वाला केस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कमोडिटी टैक्स लेना चाहते हो वर्सेस क्वांटिटी इनकम टैक्स लेना चाहते हो कि आप क्वांटिटी टैक्स लेना चाहते हो. सो चॉइस बिटवीन दीज 2 थिंग्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो इसमें हमने ये देख लिया, इसके हमने ये सारे केसेस भी देख लिया. हमने ये मैंने आपको लैग्रेंज सेट करना भी बता दिया था, ये वाला केस भी बता दिया था कि ये विद लॉग कैसे करोगे. 6 के अंदर क्या आता है, इन्फीरियर गुड, नॉर्मल गुड, गिवन गुड. प्रॉपर आपको केस आना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि इनकम ऑफर कर्व और एंजल कर्व कैसे बनना है. एंजल कर्व कैसे बनना है आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस के अंदर, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस के अंदर, कॉप डगलस फंक्शन के अंदर एंड क्वाजी लीनियर फंक्शन के अंदर आपका इनकम ऑफर कर्व या एंजल कर्व कैसे बनना है आपको पता होना चाहिए. देन उसके बाद ऑर्डिनरी गुड, गिवन गुड, ये मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अब तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट के साथ मैं कर सकता हूँ, तो उसके साथ में उसकी मैथ्स भी लिख देना. और ये जो डायग्राम है गिवन गुड का वर्सेस इन्फीरियर गुड का, ये आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है यूजुअली. देन प्राइस ऑफर कर्व्स, प्राइस ऑफर कर्व हमने अभी भी बात करी थी आज. प्राइस ऑफर कर्व क्या है कि अगर आप प्राइस चेंज करते हो तो आपकी क्वांटिटी कैसे चेंज करती है. दिस इज प्राइस ऑफर कर्व इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज़ यहाँ पर है. ध्यान रखना कि यहाँ दोनों कमोडिटीज़ हैं और इसी को प्राइस ऑफर कर्व को जब आप प्राइस और क्या कहते हैं क्वांटिटी के टर्म्स में ले जाते हो तो ये आपका डिमांड कर्व बन जाता है. ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में आपका प्राइस ऑफर कर्व कैसा है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस के अंदर प्राइस ऑफर कर्व कैसा है, एंड डिस्क्रीट गुड्स के अंदर प्राइस ऑफर कर्व, ये वेरी इंपॉर्टेंट इस केस के अंदर डिस्क्रीट गुड्स का ये कैसा है, ये हमने करा था मैथमेटिकली क्लास के अंदर भी. एंड फाइनली उसके बाद हमने इन्वर्स डिमांड फंक्शन जो लास्ट चीज़ करी थी. इन्वर्स डिमांड फंक्शन क्या है कि आप डिमांड फंक्शन को रिवर्स कर दो और उसको आप देखो कि किस तरीके से यू गेट योर डिमांड फंक्शन. दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 6. देन चैप्टर नंबर 8 तो यहाँ से तो सारे लेक्चर्स हैं ही कि ये पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालना आना चाहिए, इनकम इफेक्ट निकालना आना चाहिए, गिवन गुड पता होना चाहिए, इन्फीरियर गुड पता होना चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए. इसका मैथ्स आना चाहिए, इसका न्यूमेरिकल आना चाहिए.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस न्यूमेरिकल को अगर आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा तो यू आर इन बिग बिग ट्रबल, ठीक है। एंड दिस इज़ द मोस्ट फंडामेंटल इक्वेशन दैट इज़ देयर। ये वाली इक्वेशन जो है, रेट ऑफ चेंज वाली जो इक्वेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये वाली जो इक्वेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि बिकॉज दिस इज़ द एक्चुअल स्लट्सकी इक्वेशन। उसी को वो एक्सप्लेन करता है और फिर लॉ ऑफ डिमांड बताता है, और फिर जो हमने केसेस ऊपर करे हुए हैं वही केसेस बता रहा है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में सारा का सारा जो इफेक्ट है वो सारा का सारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में सारा का सारा इफेक्ट जो है इनकम इफेक्ट है, और क्या कहते हैं इसमें क्वाजी लीनियर के केस में सारा का सारा इफेक्ट जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ठीक है। फिर रिबेटिंग का टैक्स का हमने केस देखा कि अगर टैक्स लगाओगे और फिर और रिबेट दे दो तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हमने देखा था उसकी यूटिलिटी जो है कम होगी ही होगी, ठीक है। एंड देन फाइनली वी सॉ हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो एक क्वेश्चन बनता है हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्सेस स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एंड हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑल्सो ऑलवेज नेगेटिव, उसका प्रूफ ये है। कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व मैंने आपको बताया कि कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व 3 तरीके हो सकते हैं, नॉर्मल डिमांड कर्व, स्लट्सकी का डिमांड कर्व एंड हिक्स का डिमांड कर्व। एंड देन बाइंग एंड सेलिंग आज हमने किया है कि बाइंग एंड सेलिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे पहले आती है कि आपकी नेट डिमांड और ग्रॉस डिमांड क्या होती है, फिर इंडाउमेंट चेंज करते हो और फिर प्राइसेस चेंज करते हो तो क्या इंपैक्ट होगा, नेट सेलर हो गए, नेट बायर हो गए, उसके वजह से वेलफेयर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। और फिर जो आज हमने बात करी कि ऑफर कर्व कैसी होगी, ऑफर कर्व नेगेटिव, ऑफर कर्व नेट, ऑफर कर्व जो हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ग्रॉस डिमांड एंड नेट डिमांड को का डायग्राम बनाना, एंड फिर उसके बाद आपको इसी चीज़ को मैथमेटिकली डिफाइन करना कि हमारा उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट प्लस एंडाउमेंट इफेक्ट पे ऊपर क्या चेंज हुआ है, तो स्लट्स की इक्वेशन कैसे चेंज होती है और उसका मैथ्स कैसे चेंज हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेटिंग एंडाउमेंट इफेक्ट, इसको ज़रूर पढ़ना। एंड फिर लेबर सप्लाई का जो है, इसको मैं फिर से आपको रिवाइज कराऊंगा बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व आपको अच्छे से आना चाहिए और उसका इफेक्ट आप किस तरीके से करोगे, एंड देन वेज चेंज वर्सेस ओवर टाइम। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको करनी ही करनी है। इससे पहले की जो चीज़ें हैं ये चैप्टर नंबर 2 बजट कंस्ट्रेंट, प्रेफरेंसेस, यूटिलिटी, ये सब फंडामेंटल्स हैं। अगर आपका आते हैं तो उसको आप इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, इन पर क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से चॉइस पे, एक क्वेश्चन डिमांड पे, एक क्वेश्चन स्लट्स की, एक क्वेश्चन बाइंग एंड सेलिंग और इस पे बाइंग एंड सेलिंग स्लट्स की। हाँ, इन दोनों पे तो एक एक क्वेश्चन है, 8 और 9 पे एक एक क्वेश्चन है, और फिर 6 के ऊपर भी एक क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन तो यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन अनसर्टनिटी से बनेगा ही बनेगा, ठीक है, 4 क्वेश्चन ही होगा, और फिर जो आपका यूनिट 3 से 2 क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 कर लो तो आपका काफ़ी हद तक काम हो चुका होगा, ठीक है। सर मैं बस यही पूछ रही थी कि जो 2, 3 और 4 चैप्टर है वो फंडामेंटल्स हैं एक तरह वो से। बिल्कुल फंडामेंटल है, अगर उससे क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है। में बिल्कुल क्लियर है, हाँ, मतलब उससे अगर बिल्कुल सब कुछ हमें क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट, तो हम सीधा चैप्टर नंबर 5 के कर्व से फोकस बिल्कुल। कर सकते हैं ना, ज्यादा Absolutely. इग्नोर करके। बिल्कुल थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन और पक्का लास्ट। सर इसमें ना एक चीज थी, एस्टिमेटिंग यूटिलिटी फंक्शन। सर इनको ना कम्यूटिंग यूटिलिटी फंक्शन जो करके चीजें हैं, हाँ। सर ये चीज हमें आनी चाहिए। नहीं, इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। सर हाँ बताओ तेजी। सर यूटिलिटी में एक क्वेश्चन था, हाँ। यूटिलिटी के चॉइस के एंडिंग में, हाँ, कि फॉर व्हाट काइंड ऑफ प्रेफरेंसेस विल द कंज्यूमर बी जस्ट वेल ऑफ फेसिंग अ क्वांटिटी टैक्स एज एन इनकम टैक्स। तो उसमें पीछे आंसर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का दिया हुआ है, पर न्यूट्रल और बैड में भी तो सेम ही रहेगा, मतलब अगर न्यूट्रल नहीं पर बैड में। बैड, एक बार मुझे क्वेश्चन भेज दो, मैं इसको वर्क अराउंड करके आई विल शो टू यू परसों की क्लास में भी क्या है, ठीक है। और इसको ज़रूर कर लो, 8 और 9 को नाउ इमीडिएटली 8 और 9 को रिवाइज करो गाइज, क्योंकि दीज आर इम्पोर्टेंट पोर्शंस। एंड फिर उसके बाद 12 को देखना कि 12 को कैसे करना, और 12, 8 और 9 से न्यूमेरिकल हो सकता है कि आपके पास आ जाए, ठीक है। चलो
थैंक यू वेरी मच गाइज. आई विल नाउ सी यू डे आफ्टर टुमारो. कोशिश करूँगा आई कैन टेक इट टुमारो. थैंक यू सर. ओके गाइज, बाय बाय.